Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with lecture 9 of teaching aptitude. The topics that we would be covering are educational philosophies of learning and theories of learning. सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जाम में इन टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए जो लर्निंग थ्योरीज है उसमें जो है ऑथर्स के व्यू पॉइंट को लेके क्वेश्चन आ सकता है कि ऑथर्स ने क्या बात कही है उन थ्योरीज में, प्लस किसी भी थ्योरी के ऑथर का नाम पूछा जा सकता है। और थ्योरीज में कुछ न्यू कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जैसे कि मेटाकॉग्निशन, कॉग्निटिव लोड। सिर्फ इन वर्ड्स के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो बेसिकली हमको क्या करना है, ये जो थ्योरीज हैं इनके ऑथर्स के नाम हमको पता होने चाहिए हैं, थ्योरीज को अच्छी तरीके से समझना है, थ्योरीज में ऑथर्स का व्यू पॉइंट क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, प्लस थ्योरी में जो भी एक्सक्लूसिव टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं उन टर्म्स को भी अच्छी तरीके से हमें समझना है। सो मूविंग ऑन टू आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड एंड स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ लर्निंग थ्योरीज। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये लर्निंग थ्योरीज जो है क्या है, क्यों बनाई गई हैं। तो देखिए जो लर्निंग थ्योरीज हैं वो ऑथर्स ने इसलिए डेवलप करी हैं ताकि स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। लेकिन लर्निंग आउटकम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, वो इंफॉर्मेशन कैसे उनके माइंड में प्रोसेस होती है, किस तरीके से वो उसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रिटेन्ड रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, और समय पड़ने पर वो कैसे उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। सो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लर्निंग आउटकम इम्प्रूव करने की बात नहीं है, लर्नर के इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने का, उसको रिटेन करने का, रिकॉल करने का जो तरीका है वो भी समझना पड़ेगा। लेकिन स्पेसिफिकली थ्योरीज पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एजुकेशनल फिलॉसफीज़। फिलॉसफीज़ का मतलब है यहाँ पर व्यू पॉइंट। एक ऑथर और उसकी थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि क्या व्यू पॉइंट्स ओवरऑल इस फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहला व्यू पॉइंट है, देखिए, बिहेवियरिज्म, विच इज़ वेरी कॉमन। एंड जब भी बिहेवियरिज्म वर्ड आए तो आप याद रखिएगा एक वर्ड इसके साथ, एक्सटर्नल फैक्टर्स। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। जिन ऑथर्स का बिहेवियरिज्म व्यू पॉइंट है वो कहते हैं कि बच्चों को कंडीशन करने के लिए आपको जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल फैक्टर्स का सपोर्ट लेना पड़ता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट्स से स्कूल में स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करी जा रही है, तो इसीलिए बच्चे जब भी लेट आते हैं तो या तो उनको स्कोल्ड किया जाता है, डांटा जाता है, या फिर पनिशमेंट दिया जाता है, या फिर क्लास में एंटर नहीं करने दिया जाता है। ये सब चीज़ें क्या है, नेगेटिव रिवॉर्ड है। और कोई भी स्टूडेंट ये नेगेटिव रिवॉर्ड, ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं चाहेगा, जिसकी वजह से वो अपना बिहेवियर सुधारेगा, वो टाइम से स्कूल आने लगेगा, डिसिप्लिन में रहने लगेगा, क्योंकि उसको ये नेगेटिव रिवॉर्ड नहीं चाहिए है। तो ये जो आपने नेगेटिव रिवॉर्ड दिया, ये क्या है, ये एक तरीके का एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है। अगर आप स्टूडेंट में कोई बिहेवियर नहीं देखना चाहते हैं, उसकी कोई बैड हैबिट छुड़ाना चाहते हैं, तो आप नेगेटिव रिवॉर्ड्स दीजिए। और अगर किसी पॉजिटिव हैबिट को उसमें लाना चाहते हैं तो उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड दीजिए जब वो पॉजिटिव बिहेवियर शो करे। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि दिस थ्योरी या दिस फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम। बच्चा कुछ अच्छा करे, उसमें अच्छी आदत देखी जाए, वो बार बार अच्छी आदतों को रिपीट करे तो उसे रिवॉर्ड दीजिए, गलत आदतों को रिपीट करे, गलत बिहेवियर शो करे तो उसको पनिशमेंट यानी कि नेगेटिव रिवॉर्ड दीजिए। सो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स को कंडीशन कर सकते हैं, अच्छी आदतें सिखा सकते हैं, उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ये जो हमारा बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, इसका ओरिजिनेशन हुआ है पैवलो नाम के ऑथर के द्वारा दिए गए कंसेप्ट से। मैं आपको वो एग्जाम्पल भी बताती हूँ जिसके थ्रू ये ओरिजिनेट हुआ है। पैवलो ने एक डॉग का एग्जाम्पल दिया था। अगर आप किसी भी डॉग के सामने खाना रखते हैं तो उसका सैलिवेशन होता है, लार टपकती है, विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अब पैवलो ने क्या किया, बार बार बेल बजाता था वो जब घर आता था, और बेल बजाने के बाद ही
वो खाना सामने रख देता था। तो उसने जो है दो स्टिमुलस को जोड़ने की कोशिश करी, बेल का बजना और डॉग को खाना मिलना, ये दोनों चीज़ें लिंक करने की कोशिश करी। ये दोनों ही एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं। तो जब भी बेल बजाओ तभी डॉग के सामने खाना रखते जाओ, और ये चीज़ उसने बार बार करी। फिर एक बारी उसने क्या किया, बेल बजाई और डॉग का सैलिवेशन होने लगा, लार टपकने लगी। खाना तो उसके सामने आया नहीं, बेल बजने पे सैलिवेशन होना ये नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है, ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है। ये उस डॉग के बिहेवियर को चेंज किया गया। उस डॉग के मन में ये बात बैठ गई कि जब भी बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा, और इस वजह से उसका सैलिवेशन होने लगा बेल बजते ही, जबकि उस बार खाना सामने नहीं था तो भी। सो बेसिकली अगर आप एक्सटर्नल स्टिमुलस को बार बार करेंगे, याद रखिएगा एक बार करने से कुछ नहीं होता है। आप रिवॉर्ड चाहे पॉजिटिव दें चाहे नेगेटिव दें, जब तक आप उसको रिपीट नहीं करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, यानी कि रीइंफोर्स नहीं करेंगे, तब तक बिहेवियर में चेंज नहीं आता है। तो रीइंफोर्समेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे बिहेवियर के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करिए, बुरे बिहेवियर के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कीजिए। इसके अलावा एक और ऑथर है थॉर्नडाइक, इन्होंने भी दो लॉज बताए हैं, एक है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और एक है लॉ ऑफ इफेक्ट। पहले समझते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट मतलब कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन, सेम बात ही कही जा रही है, बस अलग नाम दे दिया गया है। इफेक्ट मतलब कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन, रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, कि इफेक्ट क्या निकला। तो अगर बच्चा स्कूल में लेट आ रहा था, हम सेम एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, तो बच्चा अगर स्कूल में लेट आ रहा था तो क्या इफेक्ट हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंस निकला कि उसकी डांट पड़ी, तो ये क्या था, नेगेटिव रिवॉर्ड था। सो लॉ ऑफ इफेक्ट में भी सेम बात कही गई है कि आप नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस दीजिए नेगेटिव हैबिट्स के लिए, और पॉजिटिव रिवॉर्ड दीजिए पॉजिटिव हैबिट्स के लिए। इसके अलावा जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है वो क्या कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। भाई सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी आदत को अगर एक बार किया जाए तो वो आदत नहीं कहलाती है। एक बार किसी भी काम को किया जाए तो वो आदत कहला ही नहीं सकती है। जब आप बार बार किसी एक्शन को रिपीट करते हैं तब वो आपकी आदत कहलाएगी। आप एक बार टाइम से आ गए तो आप डिसिप्लिन नहीं है, आप डेली टाइम से आएंगे तब आप एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट कहलाएंगे। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कोई भी अच्छी आदत या बुरी आदत बार बार रिपीट हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रीइंफोर्समेंट करना है। अगर बार बार बुरी आदत रिपीट हो रही है तो आप भी बार बार नेगेटिव रिवॉर्ड दीजिए। अगर बार बार अच्छी आदत रिपीट हो रही है तो आप बार बार पॉजिटिव रिवॉर्ड दीजिए, लेकिन बार बार रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है, वरना आप स्टूडेंट्स के बिहेवियर को कंडीशन नहीं कर पाएंगे। सो आई होप दिस फिलॉसफी इज़ वेरी क्लियर। सिंपल सी बात आपको समझनी है, पॉजिटिव हैबिट के लिए पॉजिटिव रिवॉर्ड, नेगेटिव हैबिट के लिए नेगेटिव रिवॉर्ड, और इस तरीके से बच्चों के बिहेवियर को कंडीशन किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन विच इज कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिव वर्ड, इट इज रिलेटेड टू माइंड, इट इज रिलेटेड टू एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन, आपके दिमाग से संबंधित है। सो ये थ्योरी जो है बिहेवियरिज्म से अलग है। ये जो कॉग्निटिविज्म है, जो कॉग्निटिविस्ट वाले ऑथर है वो कहते हैं नॉट एक्सटर्नल फैक्टर, लर्निंग डिपेंड्स ऑन इंटरनल फैक्टर। भाई एक्सटर्नल स्टिमुलस आप स्टूडेंट को कुछ भी दीजिए, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रोसेस हो रही है उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जो स्कूल वाले हैं या लेट्स से जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने स्टूडेंट को बोला कि अगर आप फर्स्ट आएंगे या 95% से अबव का स्कोर लाएंगे तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे। स्कूल वालों ने बोला स्कॉलरशिप देंगे, पेरेंट्स ने बोला कि हम आपको जो है बाइक लेके देंगे या स्कूटी लेके देंगे। सो बेसिकली वो एनकरेज कर रहे हैं बच्चे में पढ़ने की हैबिट, और इसीलिए उन्होंने बोला है कि हम पॉजिटिव रिवॉर्ड देंगे। ये तो था एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल स्टिमुलस। लेकिन बच्चे ने उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में कैसे प्रोसेस किया कि यार अगर मैं एक बार ही जो है 95% से अबव ले आऊँगा तो मम्मी पापा की तो हर बार एक्सपेक्टेशन बन जाएगी कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, 90% से ऊपर लाएगा, फिर मुझे हर साल पढ़ना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रोसेस हुई, तो उसने कहा छोड़ो रिवॉर्ड को, मैं तो नहीं पढ़ता, मैं तो वही लाऊंगा 75-80%, अगर ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा तो हर साल ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मम्मी पापा की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगी।
तो यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलस भले ही आप पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहे थे, बट बच्चे के माइंड ने उस इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से प्रोसेस कर लिया, और इसीलिए जो बिहेवियर आउटकम आप लाना चाहते थे बच्चे में, वो बिहेवियरल आउटकम निकल के नहीं आया, वो नहीं पड़ा, वो 95% तक नहीं गया, वो अपना 80-85% में खुश बैठा है। सो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट ओनली द एक्सटर्नल फैक्टर विच इज़ इम्पॉर्टेंट। कॉग्निटिविस्ट कहते हैं, ये वाले ऑथर्स का कहना है कि इंटरनल फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, बिहेवियरिज्म एक्सटर्नल फैक्टर्स, कॉग्निटिविज्म इंटरनल फैक्टर। ये कहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो आप बच्चे को दे रहे हैं, बच्चे के माइंड में वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से प्रोसेस होगी, वो उसके बारे में क्या परसेप्शन बनाएगा, क्या सोचेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके माइंड में इंफॉर्मेशन जिस तरीके से प्रोसेस होगी, उसके अकॉर्डिंग ही उसका बिहेवियर चेंज होगा, आपके एक्सटर्नल फैक्टर के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्टिविज्म। ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म व्यू पॉइंट है, ये क्या कहता है? देखिए, ये कहता है कि हर स्टूडेंट की लाइफ में, और वैसे भी नॉर्मली हर इंसान की लाइफ में कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जब उसको कोई नई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसके दिमाग में पास्ट इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस पहले से सेव्ड है, स्टोर्ड है। वो इस नई इंफॉर्मेशन को पास्ट इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर नई इंफॉर्मेशन पास्ट इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट हो जाती है तो लर्निंग में ज़्यादा आसानी होगी। इसका भी आप एग्जाम्पल सुनिए। लेट्स से एक टीचर बच्चों को स्टार्स के बारे में बता रहा है। उन बच्चों के लिए अभी तक स्टार्स क्या थे? 4th-5th क्लास के बच्चे, उनके लिए स्टार्स क्या होते हैं? रात को टिमटिमाते हुए तारे, बस उनको ये पता है हाँ भाई रोशनी दिखती है और वो तारे हैं रात को। टीचर ने उनको बताया कि बेटा स्टार्स जो है वो फायर बॉल्स होते हैं एंड दे आर वेरी हॉट, बहुत गर्म होते हैं ऑब्वियसली। अब बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सेव्ड है कि हाँ भाई रात को स्टार्स दिखते हैं और स्टार्स टिमटिमाते हैं, उनमें लाइटनिंग होती है, रोशनी होती है। और टीचर ने बोला है उसको क्लास में नई इन्फॉर्मेशन दी कि स्टार्स जो है वो फायर बॉल्स है। अब बच्चा इन्फॉर्मेशन को लिंक करेगा और लिंक कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो फायर होती है, जहाँ पर आग होती है, वहाँ पर भी तो रोशनी होती है। अब वो इस इंफॉर्मेशन को लिंक कर पाएगा कि हाँ भाई रात को तारे जो होते हैं वो लाइट करते हैं, यानी कि वो फायर बॉल्स हो सकते हैं क्योंकि फायर में भी लाइट होती है। तो इस इंफॉर्मेशन को समझने में उसको ज़्यादा आसानी होगी जब वो इसको अपनी पास्ट नॉलेज के साथ, पास्ट एक्सपीरियंस के साथ लिंक कर पाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे ऑथर्स ने अपनी थ्योरीज में ये बोला है कि जो भी नई इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जाए वो कहीं ना कहीं उनके पास्ट एक्सपीरियंस से लिंक कर दी जाए। इससे उनको समझने में आसानी होगी, लर्निंग आउटकम बेटर निकल के आएगा। नेक्स्ट वन, ह्यूमैनिज्म। ये जो थ्योरी है ये इतनी सी बात कहती है कि लर्निंग जो है ना वो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। बच्चा अपने आसपास की सराउंडिंग से बहुत कुछ सीखता है। वो जिन लोगों के साथ बड़ा होता है, जिन लोगों के बीच में बड़ा होता है, उनसे बहुत कुछ सीखता है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों के अंदर उनके माँ बाप की हैबिट्स आ जाती हैं, या उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी हैबिट्स को भी वो कॉपी कर लेते हैं, या फिर हम अपनी लाइफ में रोल मॉडल्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का रोल मॉडल महात्मा गांधी हैं तो वो इंसान नॉन वायलेंस को फॉलो करेगा। किसी के रोल मॉडल भगत सिंह है तो वो सही काम के लिए लड़ने को भी तैयार होगा। तो बेसिकली ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पर हम अपने आसपास की सराउंडिंग से, अपने आसपास के लोगों से, या जिन लोगों को हम अपना आइडियल मान लेते हैं, अपना गुरु बना लेते हैं, अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। एंड द नेक्स्ट वी हैव इज कनेक्टिविज्म। दिस इज द लेटेस्ट वन। हम हैं अब डिजिटल एज में, जहाँ पर हम मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, व्हाट्सएप, ईमेल्स, फेसबुक, इन सब सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं आपस में। सो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो आजकल कोई भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी हो, व्हाट्सएप पे डाल दो, इन्फॉर्मेशन 2 मिनट में स्प्रेड हो जाती है। यहाँ तक कि आपको एग्जाम रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, तुरंत उस पर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सोसाइटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वायरल हो जाती है। सो बेसिकली कनेक्टिविज्म जो है वो कंसेप्ट ये कहता है कि हम लोग अब डिजिटल एज में हैं, और ये जो नेटवर्किंग होती है इससे जो है लर्निंग होती है। बिल्कुल सही बात है। पहले के टाइम पे कोई न्यूज़ चाहिए होती थी तो हमको वेट करना पड़ता था कब न्यूज़ आएगी टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर आएगा नेक्स्ट मॉर्निंग। अब वेट नहीं करना है, व्हाट्सएप पे तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तुरंत आपको न्यूज़ मिल जाती है। सो बेसिकली डिजिटल एज में नेटवर्किंग के कारण और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कारण
मोबाइल और इंटरनेट जैसी डिवाइसेस के कारण इंफॉर्मेशन जो है बहुत इजीली लोगों तक पहुंच जाती है, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिविज्म। ये है 5 सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल व्यू पॉइंट्स, या हम कह सकते हैं एजुकेशनल फिलॉसफीज ऑफ लर्निंग। आगे मैंने और भी बताई हैं लेकिन वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये 5 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑथर्स की थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे वो थ्योरीज ज़्यादातर इन 5 पर बेस्ड है। और इन 5 में से भी ये जो फर्स्ट 3 हैं, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, ये 3 व्यू पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द थ्योरीज जो भी हैं एजुकेशनल लर्निंग की, वो इन 3 कंसेप्ट्स पर बेस्ड है। दूसरी बात, ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया होगा, ये शब्द आप लोगों ने शायद पहले नहीं सुने हो, सुने भी होंगे तो इतना डीप में और डिफ्रेंशिएट करके इनका मीनिंग आपने समझा नहीं होगा, जो कि अब आपको समझना पड़ेगा। तो इस लेक्चर को एक बार नहीं, एटलीस्ट 2 बार 3 बार देखिएगा, तब जाके आप इस इंफॉर्मेशन को रिटेन्ड रख पाएंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए नहीं, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें थोड़ी नई होती हैं। आप बार बार इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको रिटेन्ड रहेगा। खाली रीड करने से हो सकता है उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आए, हालांकि जो कुछ भी मैं समझा रही हूँ वो नोट्स में मिलेगा आपको, बट फिर भी यहाँ सुनने से जो है आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा और आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। डिफ्रेंसिएशन जरूरी है, पता होना चाहिए कि भाई बिहेवियरिज्म एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बेस्ड है, कॉग्निटिविज्म इंटरनल फैक्टर्स पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। सो बेसिकली डिफरेंसेस जरूर पता होने चाहिए आपको हर एक व्यू पॉइंट के। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं बाकी की रिमेनिंग फिलॉसफीज की, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी समझते हैं। आइडियलिज्म, शब्द से ही मतलब समझो। आइडियलिज्म आइडियल वर्ड से बना है। आइडियल मतलब आदर्शवादी, और इसमें यह माना गया दैट गॉड इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन एंड नॉलेज। सारी नॉलेज किसकी क्रिएट करी हुई है? भगवान की। सो बेसिकली दिस व्यू पॉइंट इज मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन, कि बेसिकली भगवान के जो आदर्श हैं उनको फॉलो किया जाए। भगवान के आदर्श हमको कहाँ से पता चलते हैं? जो भी रिलीजियस बुक्स होती हैं उनमें लिखा हुआ है, जो स्पिरिचुअल ज्ञान है वहाँ से हमको पता चलता है कि क्या आदर्शवादी चीज़ें हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। सो बेसिकली आइडियलिज्म में बोला गया भगवान ने दिमाग हर इंसान को दिया है, वो दिमाग जो है अपने आप जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वो भी डेवलप होता जाता है साथ के साथ, बस हमें स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है। भगवान के दिए गए जो आदर्श हैं, उनके बताए गए जो आदर्श हैं, जो बेसिक कोर वैल्यूज़ हैं सोसाइटी की, उनको हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट वी हैव नेचुरलिज्म। ये स्पिरिचुअलिटी में और सुपर नेचुरलिज्म में नहीं मानता, ये उल्टा है इसका। जैसे आइडियलिज्म कहता है भगवान है, सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं, उनकी बताई हुई जो कोर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं उनको हमें मानना चाहिए अपने जीवन में। नेचुरलिज्म कहता है स्पिरिचुअलिटी और सुपर नेचुरलिज्म को छोड़ दीजिए, कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है आंखों के सामने क्या दिख रहा है? नेचर। सो इनके हिसाब से नेचर इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। नेचर, आपकी इन्वायरमेंट, आपकी सराउंडिंग्स, इनको अच्छी तरीके से नोटिस कीजिए, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो अपने आप आपको चीज़ों को सिखाते चले जाएंगे, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप जो है सीखेंगे। और इसीलिए ये कहा गया है कि जो लर्निंग है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके का होना चाहिए? नेचुरल सराउंडिंग्स में होना चाहिए है। आजकल के ज़माने में जो है स्टूडेंट्स को एसी वाले रूम्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ ओपन सराउंडिंग्स में, फॉरेस्ट में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था। तो ये नेचुरलिज्म वो फिलॉसफी है जो कहती है कि बच्चों को नेचर के पास लेके आइए, उनको समझाइए नेचर क्या है, नेचर के प्रोसेसेस क्या है, और उससे अपने आप वो सीखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन जो है वो नेचुरल सराउंडिंग्स में होनी चाहिए है, ना कि क्लोज्ड क्लासरूम्स में। फिर देखिए नेक्स्ट वी हैव प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म वर्ड का मतलब होता है प्रैक्टिकल, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो ये वाली जो अप्रोच है वो क्या कहती है कि इंसान प्रैक्टिकली सीखता है जिंदगी में अपने एक्सपीरियंसेस से। कोई कोर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, कुछ फिक्स्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझिए, किसी को भी हार्म करना, किसी को नुकसान पहुंचाना गलत है, ठीक है।
लेकिन लेट्स से कोई इंसान मेरे घर में घुसा है रॉबरी करने के लिए, तो उस टाइम उस इंसान को मारना पीटना या हार्म करना गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिकॉज आई एम सेविंग माई सेल्फ। सो बेसिकली मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू बदल गई। वैसे तो किसी को भी हार्म करना गलत है, बट जब कोई मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा है या मेरी प्रॉपर्टी को, मेरी लाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उस इंसान को हार्म करूंगी खुद को सेव करने के लिए। सो बेसिकली एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट वी हैव रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिस्ट। ये दोनों भी अपोजिट हैं एक दूसरे के। अब देखिए, रैशनलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? माइंड। ये कहते हैं किसी भी सिचुएशन में या कुछ भी लर्न करने के लिए, समझने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से करना आना चाहिए है। लेकिन एम्पिरिसिस्ट क्या कहते हैं? सेंस एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। सेंस क्या होता है? हमारे पास 5 सेंसेस हैं। हम किसी भी चीज़ को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम कानों से जो है हम कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, नाक से स्मेल कर सकते हैं। ये सब हमारा सेंस ऑर्गन्स है और हम सेंस कर सकते हैं। तो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनको हम सेंस कर सकते हैं। तो एम्पिरिसिस्ट ये कहते हैं दैट लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन सेंस एक्सपीरियंस। यार बच्चों को दिखाओगे चीज़ों को तो वो बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, बेहतर तरीके से लर्निंग होगी। इनकी बात अपनी जगह सही है। लेकिन जो रैशनलिस्ट वाले व्यू पॉइंट वाले हैं वो कहते हैं कि सेंस एक्सपीरियंस को साइड हटा दो। इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस एक्सपीरियंस भी इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, बिकॉज द पर्सन हैज माइंड और वो इनबिल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ब्लाइंड पर्सन और देयर इज अ डेफ पर्सन, लेकिन माइंड तो उनके पास भी है। उनके लॉजिक्स हो सकता है हमसे भी बेहतर हो, भले ही वो देख नहीं सकते हैं तो भी उनके लॉजिक्स कई बार हमसे बेहतर होते हैं, क्योंकि उनका माइंड हो सकता है हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। सो बेसिकली रैशनलिस्ट जो है उनका फोकस है माइंड पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ सेंस एक्सपीरियंस। ये कहते हैं सेंस एक्सपीरियंस को छोड़ो, माइंड को डेवलप करने पे ध्यान दिया जाए। जबकि एम्पिरिसिस्ट कहते हैं कि बच्चे के लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव कराने के लिए माइंड बाद में डेवलप होगा, पहले तो सेंस एक्सपीरियंस ज़रूरी है। सबसे पहले तो वो क्या देखता है, क्या सुनता है, वो चीज़ें जो है उसके दिमाग में प्रोसेस होंगी, तभी तो उसका माइंड डेवलप होगा। तो एम्पिरिसिस्ट का कहना है कि सेंस एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव रिकॉन्स्ट्रक्शनिज्म या क्रिटिकल थ्योरी। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन सोशल रिफॉर्म। ये कहते हैं ऐसी पढ़ाई का, ऐसी लर्निंग का क्या फ़ायदा जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम नहीं आए। भाई अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, तो एजुकेशन और लर्निंग इस तरीके की होनी चाहिए है जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। तो इनका कहना है कि बच्चों के बिहेवियर को इस तरीके से कंडीशन किया जाए, लर्निंग आउटकम्स जो है वो इस तरीके के होने चाहिए हैं जिसके थ्रू बच्चे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके, सोशल रिफॉर्म ला सके, जो गलत चीज़ें हैं उनको बदल सके, सोसाइटी में अच्छे बदलाव ला सके। Next we have perennialism and essentialism. Now what is this? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, पेरेनियलिज्म में वर्ड आया है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये कहते हैं कि भाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसकी नॉलेज ले लो तो बच्चा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सो बेसिकली इनका कहना है कि इनके तरफ जो भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हुई हैं, जो भी एमिनेंट पर्सनालिटीज़, एमिनेंट ऑथर्स जो लोग हुए हैं, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने जो वैल्यूज़ दी हैं वो वैल्यूज़ बच्चों को ज़रूर पढ़ाई जाए। सो इनका पूरा का पूरा फोकस जो है वो वेस्टर्नाइज थॉट्स पे है कि हमारे यहाँ के जो थॉट्स हैं, हमारे यहाँ की जो कोर वैल्यूज़ है, हमारे यहाँ का जो तरीका है, जो कल्चर है, वो सारी नॉलेज बच्चे को दो। इससे बच्चे का माइंड इतना डेवलप हो जाएगा कि वो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाएगा। एसेंशियलिज्म ये क्या कहते हैं कि भाई कॉमन कोर ऑफ नॉलेज तो होता है, मतलब एसेंशियलिज्म वालों का कहना है कॉमन कोर ऑफ नॉलेज। कॉमन कोर ऑफ नॉलेज का मतलब है बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चे को बेसिक लिखना पढ़ना तो सिखाना पड़ेगा, बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मैथ सिखाना पड़ेगी, लेकिन उसके आगे का जो करिकुलम है दैट कैन बी चेंज्ड। ये पेरेनियलिज्म वालों की तरह रिजिड नहीं है। ये पेरेनियलिज्म वाले ये रिजिड है। ये कहते हैं कि हमारा तो पढ़ाई का जो तरीका है ना वो एज इट इज़ रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि जो एसेंशियलिज्म व्यू पॉइंट है वो कहता है जो बेसिक चीज़ें हैं, लैंग्वेज पढ़ाना, बेसिक मैथ्स पढ़ाना, रीडिंग राइटिंग सिखाना, बेसिक स्पीकिंग स्किल्स सिखाना, ये कॉमन चीज़ें हैं,
ये बच्चों को सिखाओ, लेकिन उसके आगे का करिकुलम किस प्रकार का होगा वो टाइम टू टाइम सोसाइटी के हिसाब से, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज होते रहना चाहिए है। नेक्स्ट वी हैव एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म। ये भी सिमिलर से हैं, इनको देखिए। एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब है वी एग्जिस्ट, हम सब एग्जिस्ट करते हैं, बट वी आर डिफरेंट, हम सब अलग अलग है। तो हम सब के पास फ्रीडम होना चाहिए है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, हम अपने फैसले खुद से ले सके, लेकिन फैसले खुद से लेने के साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी उनके आउटकम्स की। ऐसा नहीं है कि हमने कोई फैसला लिया, कोई एक्शन किया और फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकल के आया है, क्या रिजल्ट निकल के आया है, उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, ये गलत होगा। आपके पास फ्रीडम होना चाहिए टू चूज, आप अपनी लाइफ किस तरीके से जीना चाहते हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कौन सा नहीं पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर लर्नर के पास चॉइस होनी चाहिए है। लेकिन उन चॉइसेस से जो एक्शंस वो परफॉर्म करेगा और उनका जो रिजल्ट, जो आउटकम निकल के आएगा, उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, उसके लिए वो तैयार होना चाहिए। प्रोग्रेसिविज्म क्या कहता है कि बेसिकली हर एक स्टूडेंट की नीड को ध्यान में रखते हुए, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो करिकुलम है और जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो डिज़ाइन करी जानी चाहिए है। यानी कि प्रोग्रेसिविज्म वाले जो है एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स वालों से भी आगे पहुंच गए। इनका कहना है कि भाई एक एक लर्नर को समझो, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी डिज़ायर्स क्या हैं, वो किस तरीके से पढ़ना चाहता है, उसको किस तरीके से समझ में आएगा, और हर एक लर्नर के अकॉर्डिंग सही टीचिंग मेथड, सही टीचिंग एड का इस्तेमाल करके कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बना के उनको जो है पढ़ाया जाए। एंड द लास्ट वन, एक्लेक्टिक फिलॉसफी, दिस इज फ्यूजन। हमने जितनी भी फिलॉसफीज पढ़ी, जितने भी व्यू पॉइंट्स और अप्रोचेस हमने पढ़ी हैं, ये जो एक्लेक्टिक फिलॉसफी है ये इन सब का मिक्सचर है। ये कहता है सबकी अच्छी अच्छी बातें उठा लो, क्योंकि किसी भी टाइम पे, किसी भी एरा में, किसी भी सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फिलॉसफी या एक व्यू पॉइंट इस्तेमाल होता है, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिक्स में चल रहे होते हैं, तो वो फ्यूजन है, एक्लेक्टिक फिलॉसफी। सॉरी। सो ये थे हमारे सारे व्यू पॉइंट्स। हालांकि इस वाली स्लाइड में जो करेंटली आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये जो अदर फिलॉसफीज करके हमने पढ़ी हैं, इनको आप एक बार को याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, बट इससे पहले वाली जो 5 फिलॉसफीज हमने पढ़ी हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर याद कीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे ऑथर्स और उनकी थ्योरीज स्पेसिफिकली। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जॉन ड्यूई की एजुकेशनल फिलॉसफी। दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑन लर्निंग थ्योरीज, सबसे पुराना काम है। ये जो जॉन ड्यूई हैं, इन्होंने फोकस किस चीज़ पे किया है, सोशल रिफॉर्म पे। इन्होंने लर्निंग को सोशल रिफॉर्म से कनेक्ट किया है। इन्होंने भी वही बात कही कि ऐसी लर्निंग का क्या फ़ायदा जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। ये बच्चे ही तो कल को किसी भी कंट्री के मिनिस्टर्स बनेंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तो यही तो सोसाइटी में रिफॉर्म ला सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप साइंटिस्ट बने या मिनिस्टर बने या पॉलिटिक्स में जाए, आप जो है सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं तो भी आप इस सोसाइटी के मेंबर हैं, और आपकी सोच इस सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट ज़रूर करेगी। सो बेसिकली इन्होंने बोला है कि एजुकेशन जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए है जिससे कि बच्चे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सके और अच्छे बदलाव, नए चेंजेस ला सकें सोसाइटी में। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, टीचिंग शुड बी लर्नर सेंटर्ड। देखिए दो तरीके के व्यू पॉइंट्स हैं। एक जो कहते हैं टीचिंग शुड बी करिकुलम सेंटर्ड, भाई करिकुलम बहुत अच्छे से डिज़ाइन करो और फिर उस करिकुलम को बच्चों को एज इट इज़ पढ़ा दो। जबकि जॉन ड्यूई का कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए है। इट इज़ नॉट द करिकुलम विच इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द लर्नर विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो समझो ना कि आपका स्टूडेंट जो है उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरीके का है, उसके साथ कौन सा टीचिंग मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा टीचिंग एड आपको यूज़ करना चाहिए है, किस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको ऑर्गेनाइज करनी चाहिए है। सो टीचिंग शुड बी प्योरली लर्नर सेंटर्ड। और इन्होंने हमेशा से
एडवोकेट किया है यानी कि सपोर्ट किया है एक्सपीरियंशियल एजुकेशन को, जिसको हम हैंड्स ऑन लर्निंग भी बोलते हैं। इन्होंने बोला है बच्चों को एक्सपीरियंस कराओ नई नई एक्टिविटीज़ के थ्रू, तब जाके वो चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रख सकेंगे और सीखेंगे। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में पढ़ा देना, टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ा देना, क्लास में लेक्चर दे देना, दैट इज़ नॉट इनफ। सो बच्चों को एक्सपीरियंस कराया जाए, उनको जो है ओपन सराउंडिंग्स में लेके जाया जाए, नेचर के करीब लेके जाया जाए, ताकि वो एक्चुअल प्रोसेसेस को, एक्चुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके समझ सके। सॉरी। अच्छा, ये जो हमारी दो फिलॉसफीज़ हैं, पहले वाली जॉन ड्यूई की और जीन पिगेट की, ये दोनों ही ऑथर्स कॉन्स्ट्रक्टिविज्म के सपोर्टर हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया है कि कॉन्स्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। बच्चों की लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे आप नई इन्फॉर्मेशन को जब कनेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, जॉन ड्यूई ने तो वही बात बोली है कि बच्चों को एक्सपीरियंस कराओ, तो हमें पता चल गया कि ये कॉन्स्ट्रक्टिविज्म व्यू पॉइंट के सपोर्टर हैं। अब बात करते हैं जीन पिगेट की थ्योरी की। दिस इज़ द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वर्ड पे फोकस रखिएगा इसमें, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले इन वर्ड्स को समझते हैं हम। देखिए, सबसे पहला वर्ड है स्कीमा। नाउ व्हाट इज दिस स्कीमा? इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम 5th क्लास में आए हैं या 10th क्लास में आए हैं तो हम उसी टाइम सब कुछ पढ़ेंगे, नहीं। जब बच्चा 5th क्लास में आया है तो पहले से उसके माइंड में कुछ नॉलेज है। वो 10th में आया है तो पहले से उसके माइंड में कोई नॉलेज है। तो वो जो पहले से नॉलेज स्टोर्ड है उसके दिमाग में, जो पहले से ऑर्गेनाइज करी हुई नॉलेज उसके दिमाग में है, उसको हम बोलते हैं स्कीमा। सो स्कीमा इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। इसको बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोला गया है? क्योंकि पहले से जो नॉलेज उसके दिमाग में है उसको बेस बना के आगे की नॉलेज दी जाएगी। अगर दिमाग में कुछ भी नहीं है तो एकदम से क्या डिफिकल्ट कंसेप्ट पढ़ा दोगे? नहीं पढ़ा सकते हो। अगर बेस बना हुआ होगा दिमाग में और उससे लिंक करके आप नई इन्फॉर्मेशन देंगे, तब बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। सो स्कीमा इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। नई नॉलेज फॉर्म करने के लिए, नई नॉलेज बच्चे को देने के लिए, समझाने के लिए, जो पहले से स्टोर्ड नॉलेज है, जो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे स्कीमा। सो स्कीमा इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, जो पहले से बच्चे के दिमाग में फीड है। अब बच्चे को कुछ नया सिखाना है। तो देखिए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों लिखा मैंने पहले? क्योंकि बच्चे का दिमाग सेट है, उसने बहुत सारी चीज़ें अभी तक सीखी हैं। लेट्स से बच्चा 3rd या 4th क्लास का है, उसने बहुत सारी चीज़ें सीख रखी हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में है उसका दिमाग। जब तक आप उसको कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, उसका दिमाग बैलेंस में है, सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड है। जब आप उसको कोई नई इन्फॉर्मेशन देंगे तब डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, क्योंकि एक नई इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में जा रही है। तो देखिए, जब नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो दो चीज़ें होती हैं, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब अडॉप्ट करना, एसिमिलेशन मतलब जो पुरानी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड थी उससे कहीं ना कहीं लिंक करेगा बच्चा। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। लेट्स से एक बच्चा है, उसको पता है भाई पानी में फिश रहती है, ठीक है। तो एक दिन वो किसी पॉन्ड के आसपास घूम रहा था, उसने जो है बहुत बड़ी फिश देखी, वेल देखी उसने। तो उसने वेल को भी बोला, देखो देखो वेल जो है वो फिश है। तो उसके साथ लेट्स से वहाँ पे उसके पेरेंट्स थे, तो उन्होंने बोला बेटा वेल जो है वो फिश नहीं होती, उसको मैमल बोलते हैं, वो मैमल कैटेगरी में आती है। तब उस बच्चे को समझ में आया कि पॉन्ड में, पानी में सिर्फ फिशेस नहीं रहती हैं, वहाँ पर और भी एनिमल्स रहते हैं। तो सबसे पहले तो जब उसको वेल दिखी थी, क्योंकि वो फिश की शेप थी, तो उसने अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट किया, एसिमुलेट किया। उसके दिमाग में ऑलरेडी जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ भाई फिश इस शेप की होती है, उसने कनेक्ट कर लिया कि वेल भी फिश है। फिर उसके पेरेंट्स ने समझाया बेटा वेल जो है वो सिर्फ फिश नहीं है, वो मैमल की कैटेगरी में आती है। तब उसने इस नई इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में सेव किया, समझा, तो उसको हम बोलेंगे एकोमोडेशन। ये जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है, इसको मिला के हम कह सकते हैं दिस इज द अडाप्टेशन प्रोसेस। बच्चा नई इंफॉर्मेशन को अडाप्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है अपने दिमाग में, सीख रहा है कुछ नया। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मेरी डॉटर है 3 साल की, उसको आप डार्क ब्लू कलर दिखा दो, स्काई ब्लू कलर दिखा दो, रॉयल ब्लू कलर दिखा दो, पूछो कौन सा कलर है, कहेगी सब ब्लू कलर है। आप इस डायग्राम में भी देखो, इस टेबल में, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, सारे ब्लू हैं, बट ब्लू के अलग अलग शेड्स हैं।
तो लेट्स से उस छोटे बच्चे को हमने जो है नेवी ब्लू कलर दिखाया, उससे पूछा ये कौन सा कलर है, उसने कहा ब्लू है। अब हमने उसको समझाया कि बेटा ये ब्लू नहीं, ये नेवी ब्लू है, और ये जो दूसरा वाला है ये रॉयल ब्लू है। अब वो इन्फॉर्मेशन कनेक्ट कर रही है कि भाई मैंने तो ये 3 तरीके के कलर देखे थे, मैं तो तीनों को ब्लू समझती थी। तो ये हुआ एसिमिलेशन। अब हम उसको नई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ब्लू में भी वैरायटी ऑफ शेड्स होते हैं, एक ही कलर के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो वो एकोमोडेट कर रही है, नई इन्फॉर्मेशन को अडाप्ट कर रही है, स्टोर कर रही है। अब उसने सीखा कि नहीं, सिर्फ ब्लू नहीं होता है, रॉयल ब्लू अलग होता है, नेवी ब्लू अलग होता है, स्काई ब्लू अलग होता है। तो ये हुआ पूरा का पूरा अडाप्टेशन प्रोसेस। जब बच्चे ने इस चीज़ को सीख लिया, नई इन्फॉर्मेशन को पुरानी इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट कर लिया, नई इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में स्टोर हो गई, तब वापस वो इक्विलिब्रियम की स्टेज पे आ जाएगा। सो बेसिकली ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मीन्स ब्रेन, माइंड डेवलपमेंट तब होता है जब आप नई इन्फॉर्मेशन को समझाने में कामयाब हो जाएं। अच्छा, इसके बाद जो है जेन पिगेट ने स्टेजेस भी बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। मैंने डेवलपमेंट वर्ड पे फोकस इसलिए करवाया था, आगे आप थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें शब्द आएंगे लर्निंग, इसने शब्द इस्तेमाल किया है डेवलपमेंट। सो लर्निंग और डेवलपमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। डेवलपमेंट जो है वो माइंड के साथ साथ पूरी की पूरी पर्सनालिटी का भी होता है, एंड नो डाउट पूरी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जो है वो माइंड से लिंक्ड होता है, रिलेटेड होता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, जीन पिगेट ने बोला है कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लर्निंग आउटकम इम्प्रूव कराने से काम नहीं चलेगा, बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी का, उसके माइंड का सही तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए है। और डेवलपमेंट की इन्होंने स्टेजेस बता दी है, इन्होंने स्टेजेस में जो है चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहली स्टेज सेंसरी मोटर, ये 2 साल तक के बच्चों के लिए है, और इसमें बेसिक स्कीमास डेवलप होते हैं। भाई बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है तो वो कैसे सीखता समझता है, सिग्नल्स के थ्रू। लेट्स से बच्चा अभी बोल भी नहीं पाता है, ठीक है, तो वो कैसे समझता है, उसको सिग्नल्स के थ्रू बातें जो है समझाई जाती हैं। तो ये बेसिक स्कीमास हैं जो कि उसके दिमाग में बैठ जाते हैं। लेट्स से पानी पीना है, पानी पीने का इशारा कर रहे हैं, या सिर्फ मम 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 ऐसे बोल रहे हैं, तो ये बेसिक स्कीमास है, उसके दिमाग में बैठ जाती हैं बातें। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल के बच्चों के लिए, यहाँ पे शब्द देखो इंपॉर्टेंट है, सिंबॉलिकली। कैसे, बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, बाहर निकला, उसको हमने समझाया देखो ऊपर जो है ट्रैफिक लाइट्स में जब रेड लाइट हो तो रेड का मतलब है रुक जाना है, ग्रीन का मतलब है यू कैन क्रॉस द रोड या यू कैन मूव अहेड। तो अब अभी तक बच्चे को क्या पता था कि रेड एक कलर है, बेसिक स्कीमा क्या था कि रेड कलर है, ग्रीन कलर है, बेसिक स्कीमा उसे यही पता था। सिंबॉलिकली वो सोचने लगा, यानी कि अब उसे समझ में आने लगा कि रेड स्टैंड्स फॉर स्टॉप, ग्रीन स्टैंड्स फॉर गो। आप उसको फिर कहीं और ले गए, वहां पे भी रेड साइन बना हुआ था, तो आपने समझाया यहाँ डेंजर है, आगे नहीं बढ़ना है, तो उसको समझ में आया अच्छा रेड का मतलब डेंजर भी होता है। तो वो चीज़ों को क्या कर रहा है, वो चीज़ों को सिंबॉलिकली समझ रहा है इस तरीके से। फिर देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स, यहाँ पे है एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अभी तक क्या हो रहा था, आप जो उसको सिखा रहे थे वो सीख रहा था, समझ रहा था, बट अब उसका माइंड इतना डेवलप हो गया है कि वो खुद से कंसेप्ट्स को लिंक कर सकता है, इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में प्रोसेस हो सकती है, वो चीज़ों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाएगा। भाई कोई एक्शन लिया तो उसके पीछे का कॉज क्या है, वो एक्शन क्यों लिया गया है, इस तरीके से वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कंसेप्ट्स के बीच में स्टैब्लिश कर पाएगा, चीज़ों के बीच में स्टैब्लिश कर पाएगा। एंड द लास्ट वन वी हैव फॉर्मल ऑपरेशनल प्लस 11 ईयर्स। इसमें लॉजिक फॉर्मेशन होता है बच्चे के दिमाग में, बच्चे के अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होने लगती है, वो इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखने लगता है, वो क्रिएटिव होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा इससे पहले क्रिएटिव नहीं होता है, क्रिएटिव होता है, बट उस क्रिएटिविटी को कैसे अप्लाई किया जाए वो चीज़ें भी वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में प्लस 11 ईयर्स में स्टार्ट कर देता है। सो क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, किस तरीके से चीज़ों को समझना है, इंटेलेक्ट फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, वो जो इंटेलेक्ट फॉर्मेशन है वो जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बाद धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा डेवलप होने लगता है। हर चीज़ के पीछे बच्चा जो है लॉजिक लगाना सीखने लगता है। नाउ मूविंग ऑन टू
नेक्स्ट वन, आई होप ये दोनों थ्योरीज आपको क्लियर होंगी। ये दोनों ही थ्योरीज कॉन्स्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड हैं, यानी कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के दिमाग में जो ऑलरेडी स्टोर्ड स्कीमा है, जो ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर ही नए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए जाने चाहिए हैं, उससे रिलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए है। नाउ द थर्ड वन, इससे क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके एग्जाम में। थ्योरी पे बेस्ड नहीं था क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड था कॉग्निटिव लोड शब्द पे। तो समझते हैं इसको। कॉग्निटिव लोड थ्योरी बाय जॉन स्वेलर। कॉग्निटिव लोड होता क्या है? कॉग्निटिव रिलेटेड टू योर ब्रेन और माइंड। लोड मतलब बहुत प्रेशर होना, बहुत स्ट्रेस होना। सो कॉग्निटिव लोड, दिमाग के ऊपर, ब्रेन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होना, ज़्यादा लोड होना। अब होता क्या है भाई, हर किसी के माइंड में लिमिटेड स्पेस होती है टू वर्क, लिमिटेड स्पेस होती है टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। जैसे कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है जीबी में, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो स्टोर नहीं कर सकता। ऐसे ही इंसान के दिमाग में भी होता है। हालांकि हर इंसान के दिमाग की कैपेसिटी अलग अलग होगी। हो सकता है किसी का दिमाग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सके, किसी का दिमाग कम इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सके। सो प्रोसेस करने की एबिलिटी इन्फॉर्मेशन को और स्टोर करने की एबिलिटी हर दिमाग की अलग अलग होगी, बट कुछ ना कुछ लिमिटेशन ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन कोई भी स्टोर कर सकता है। सो बेसिकली कॉग्निटिव लोड का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपकी वर्किंग मेमोरी होल्ड कर सके। वर्किंग मेमोरी विच इज़ द एक्टिव मेमोरी। करेंटली मैं सोच रही हूँ, मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो मेरी जो वर्किंग मेमोरी है उसमें ये टॉपिक है। मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाती हूँ, बट अभी मैं इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो नहीं सोच रही हूँ, तो वो मेरी वर्किंग मेमोरी का हिस्सा नहीं है। अभी मैं राइट नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट थ्योरीज, तो ये चीज़ मेरी वर्किंग मेमोरी, तो जो मेरी एक्टिव मेमोरी है, अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में प्रोसेस हो रही है, जो चल रही है, वो वर्किंग मेमोरी का हिस्सा है। सो कॉग्निटिव लोड का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी इंसान की वर्किंग मेमोरी में एक टाइम पे वो कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यही आया था आपके एग्जाम में कि कॉग्निटिव लोड को कम करने के लिए, लर्निंग के टाइम पे कॉग्निटिव लोड को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। अब आंसर हमेशा फिक्स नहीं होगा, डिपेंड करता है वहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है। ये तो इस थ्योरी में जो बताया गया मैं वो बता रही हूँ आपको, लेकिन वहाँ पर कॉग्निटिव लोड को कम करने के बहुत सारे तरीके मेंशन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टीचर जो है कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करा दे, तो वो भी एक तरीका होगा कॉग्निटिव लोड को कम करने का। क्लास में लेक्चर देने की बजाय टीचर एक्सपेरिमेंट करा दें, तो वो भी एक तरीका होगा कॉग्निटिव लोड को कम करने का, क्योंकि सुनने से ज़्यादा हमको तब समझ में आएगा जब हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे। सो बहुत तरीके हो सकते हैं कॉग्निटिव लोड को कम करने के। वो वहाँ पे एग्जाम में जो ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना होगा। बट लेट्स सी थ्योरी में क्या कहा गया है। तो इसमें बोला गया कि कॉग्निटिव लोड को कम करने के लिए इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। लेट्स से एक साइंस का टीचर है, और यूजुअली हमारे साथ ऐसे होता था कि पहले हमारे साइंस के टीचर जो है हमको एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स लिखवाते थे, जिसको लिखते हुए हम बहुत ही बोर हो जाते थे। अब भाई मेमोरी तो यूज़ हो रही है, वी आर वर्किंग ऑन दैट थिंग। उसके बाद वो हमको एक्सपेरिमेंट कराते थे। सो इसमें बेटर क्या हो सकता है कि टीचर डायरेक्टली, बिकॉज वी आर वेरी क्यूरियस टू डू एक्सपेरिमेंट, हमको मज़ा आएगा एक्सपेरिमेंट करके, तो टीचर हमको डायरेक्टली पहले एक्सपेरिमेंट करा दे। फिर हो सकता है टीचर को स्टेप्स लिखवाने ही नहीं पड़े, हमको एक्सपेरिमेंट अगर याद रह गया तो हम खुद से ही उसके स्टेप्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर टीचर ने पहले जो हमको स्टेप्स लिखवाए, दैट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। इससे अच्छा तो टीचर एक की बजाय 2 बार हमको एक्सपेरिमेंट करा देता, तो हमको बेहतर तरीके से चीज़ याद रह जाती। सो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन का मतलब है किस तरीके से कोई भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, किस तरीके से कोई भी टीचर टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। लेक्चर भी यूज़ हो सकता है, मॉडल्स भी यूज़ हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कराया जा सकता है, नेचुरल सराउंडिंग्स में भी बच्चों को लेके जाया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं। तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन अच्छा हो, सही तरीके की टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाए, सही टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाए, और अच्छी एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करी जाए, तो बच्चों का जो कॉग्निटिव लोड है ना वो कम हो सकता है। अब देखिए 3 तरीके की मेमोरी यहाँ पे बताई गई है, सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सबसे पहली आती है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी को हम यहाँ पर एक्सट्रेनियस कॉग्निटिव लोड भी कह सकते हैं। सेंसरी मेमोरी, एक्सट्रेनियस कॉग्निटिव लोड एक ही बात है, समझिए कैसे।
जब टीचर बोल रहा है तो बच्चा सुन रहा है, कानों का इस्तेमाल हो रहा है, सुनने के सेंस का इस्तेमाल हो रहा है। टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, बच्चा देख रहा है, आंखों का इस्तेमाल हो रहा है, देखने की शक्ति का, देखने के सेंस का इस्तेमाल हो रहा है। सो सबसे पहले तो कोई भी चीज़ मेरी मेमोरी में तब जाएगी ना जब मेरे सेंसेस का इस्तेमाल होगा, मैं देखूंगी सुनूंगी तभी तो वो चीज़ मेरी मेमोरी में जाएगी। सो सबसे पहले सेंसेस का इस्तेमाल होगा, दैट इज सेंसरी मेमोरी। अब इधर आ जाइए, ये है एक्सट्रेनियस कॉग्निटिव लोड। भाई टीचर मुझे जिस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, मेरे को जो स्टिमुलस दे रहा है, जैसे पढ़ा रहा है, वो क्या है? एक्सटर्नल स्टिमुलस है, इसीलिए उसको एक्सट्रेनियस बोला गया है। कॉग्निटिव लोड क्यों है? एक टीचर एक ही क्लास में, लेट्स से मैं आपको एक ही लेक्चर में 20 की 20 थ्योरीज पढ़ा दूं, भाई कॉग्निटिव लोड बहुत बढ़ जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया है, 10 थ्योरीज एक लेक्चर में, 10 थ्योरीज एक लेक्चर में। सो बेसिकली टीचर जो है एक ही क्लास में ज़्यादा कंटेंट पढ़ा दे तो लोड बहुत बढ़ जाएगा, या टीचर जो है 1 घंटे की पूरे लेक्चर में लिखवाता रहे, कुछ समझ में नहीं आएगा, हम तो सिर्फ लिख रहे हैं, कॉपी कैट हैं, तो कॉग्निटिव लोड अपने आप बढ़ जाएगा। सो बेसिकली एक्सटर्नली टीचर जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरीके से पढ़ा रहा है, उससे आपका कॉग्निटिव लोड बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। फिर बात आती है वर्किंग मेमोरी की। वर्किंग मेमोरी जब हमारे सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में गई और अभी वो इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में प्रोसेस हो रही है, स्टोर नहीं हुई है, एकदम से इंफॉर्मेशन दिमाग में जाके स्टोर नहीं हो जाती है, वो इंफॉर्मेशन हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। अगर पहले के कोई एक्सपीरियंसेस होंगे तो हो सकता है उनसे कनेक्ट करके उसको देखने की कोशिश करे। तो ये है इंट्रिंसिक कॉग्निटिव लोड। इंट्रिंसिक क्योंकि अब दिमाग तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, हमारा दिमाग उसको प्रोसेस कर रहा है, इसलिए हमारे दिमाग पे लोड आ रहा है। और हमारा दिमाग क्या करने की कोशिश करेगा? उस इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ और जो शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे वो एज इट इज़ आपको याद हो जाएंगे, नहीं, एज इट इज़ याद नहीं हो सके। आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को जो यहाँ मैं आपको दे रही हूँ उसको सिंप्लीफाई करके अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करेगा। फिर जो है धीरे धीरे करके जब वो इंफॉर्मेशन आपका दिमाग ऑर्गेनाइज कर लेगा, आप बार बार उस चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे या उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, तब होगा जर्मेन कॉग्निटिव लोड। ये जो जर्मेन कॉग्निटिव लोड है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन हो गया। मेरे दिमाग में पहले से जो इन्फॉर्मेशन स्टोर थी उसके साथ साथ अब जो नई इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो भी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे माइंड में स्टोर हो गई। सो दिस इज जर्मेन कॉग्निटिव लोड, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में यानी कि लंबे समय के लिए जो नई इन्फॉर्मेशन थी वो मेरे माइंड में स्टोर हो गई, पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ मेरे दिमाग ने उस नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके स्टोर कर लिया। तो इस तरीके की चीज़ को मैक्सिमाइज करना है। क्यों मैक्सिमाइज करना है हमको? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं या स्टूडेंट को जो पढ़ा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए उसके दिमाग में स्टोर्ड रहे। और ये जो एक्सट्रेनियस कॉग्निटिव लोड था इसको कम करना है, यानी कि जितना आसान हो सके टॉपिक को उतना आसान बना के, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके, अच्छे से अच्छा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन अडॉप्ट करके टीचर्स को, बच्चों को पढ़ाना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट थ्योरी। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है वाइगॉट्स्की की थ्योरी से, लेव वाइगॉट्स्कीज थ्योरी ऑफ लर्निंग, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले समझिए वाइगॉट्स्की ने क्या कहा है। हमने जो सेकंड नंबर की थ्योरी पढ़ी थी जेन पिगेट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली, उसमें उसने डेवलपमेंट शब्द यूज़ किया था और यहाँ पर वाइगॉट्स्की ने उसकी थ्योरी को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करके लर्निंग शब्द इस्तेमाल किया है। इसने बोला है जिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा कैसे? सोशल लर्निंग से। यानी कि इसका लेव वाइगॉट्स्की का कहना है कि वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, वी इंटरैक्ट विद देम। तो ऐसा थोड़ी है कि माइंड जो है वो आइसोलेशन में डेवलप करेगा। जब हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनके व्यू पॉइंट सुनेंगे, अपने व्यू पॉइंट रखेंगे, हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये जो सोशल इंटरैक्शन होगा हमारा लोगों के साथ, इससे सोशल लर्निंग होगी और इससे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर कि जीन पिगेट ने बोला कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा और बच्चे की अलग अलग स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की, उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है। जबकि लेव वाइगॉट्स्की ने फोकस किया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने के लिए सोशल लर्निंग होना ज़रूरी है और सोशल लर्निंग से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि आइसोलेशन में कोई बड़ा नहीं होता है। हर किसी की सराउंडिंग्स में अलग अलग लोग होते हैं, आप उनसे इंटरैक्ट करते हैं, तो सोशल लर्निंग तो अपने आप होगी।
अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज़ है लर्निंग वेरीज अक्रॉस कल्चर। भाई इसने बोला हर कल्चर अलग अलग है और कल्चर के अकॉर्डिंग बच्चा सीखेगा, बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ या नेट के एग्जाम में कॉमर्स वालों को, मैनेजमेंट वालों को पढ़ाती हूँ, तो उसमें जो है केस स्टडीज़ वगैरह नहीं आती है। 11th-12th में भी हमारे यहाँ केस स्टडीज़ नहीं आती है। और यही मैंने नॉर्वे और स्पेन वगैरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, उनके यहाँ 11th-12th में भी जो क्वेश्चंस आते हैं, उनका पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है 11th-12th का भी, हाफ पार्ट MCQs, हाफ पार्ट केस स्टडीज़। और हमारे यहाँ तो मतलब स्कूल तो भूल जाइए, ग्रेजुएशन लेवल पे भी केस स्टडीज़ बहुत कम आती है, यानी कि हमारे यहाँ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कम सिखाई जा रही है एंड रट्टाफिकेशन ज़्यादा सिखाया जा रहा है। सो बेसिकली जैसा कल्चर होगा उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट की लर्निंग भी होगी। जिस कल्चर में नोट टेकिंग को, याद करने को, रट्टे लगाने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, वहाँ पे बच्चे का लर्निंग उस तरीके का होगा। और जहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी MCQ सॉल्व करने पे, केस स्टडीज सॉल्व करने को, वहाँ पर बच्चे को प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई करना आएगा, तो उसकी लर्निंग उस प्रकार की होगी। अच्छा, एक चीज़ और, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, लैंग्वेज इज एट द हार्ट ऑफ ऑल दिस। वाई लैंग्वेज इज सो इम्पॉर्टेंट। भाई हम जो है जब बड़े हो रहे हैं और हम लोगों से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वी आर स्पीकिंग और वी आर राइटिंग कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसमें लैंग्वेज का तो इस्तेमाल हो ही रहा है ना। बिना लैंग्वेज के सोशल लर्निंग नहीं हो सकती, सोशल लर्निंग के बिना कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो दैट इज वाई लेव वाइगोट्स्की ने बोला कि लैंग्वेज इज एट द हार्ट ऑफ ऑल दिस, क्योंकि जब आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी सोशल लर्निंग होगी और तभी आपके माइंड का डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इनकी थ्योरी का जिससे क्वेश्चन आया हुआ है वो है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब है ये समझना कि एक बच्चा बिना मदद के क्या कर सकता है एंड विद हेल्प, मदद के साथ क्या कर सकता है। हर स्टूडेंट को हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ सिखाना पड़ता है, सब कुछ वो पहले से सीखा हुआ नहीं होता है। सो कुछ ऐसे टास्क होंगे जो एक स्टूडेंट विदाउट हेल्प कर सकता है, कुछ ऐसे टास्क होंगे जो वो विदाउट हेल्प नहीं कर सकता है, वहां पर उसको अपने टीचर की ज़रूरत होगी, मदद की ज़रूरत होगी। तो अब आप इस डायग्राम पे आइए, इसको देखिए। कोई भी स्टूडेंट है ये सबसे अंदर वाला छोटा सर्कल है जिसमें लिखा है व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन। बच्चा जो है खुद से क्या परफॉर्म कर सकता है सॉरी, बच्चा खुद से क्या परफॉर्म कर सकता है विदाउट हेल्प, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये तो वो खुद से कर ही लेगा। टीचर की जरूरत कहाँ होगी? नेक्स्ट जोन में, इस जोन में। व्हाट आई कैन लर्न विद हेल्प, बच्चे को एक हायर लेवल एक्टिविटी, जितना उसे आता है उससे हायर लेवल चीज़ को सीखने के लिए, हायर लेवल नॉलेज लेने के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। इस जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब बच्चा इस लेवल तक डेवलप कर सकता है लेकिन उसको मदद की ज़रूरत है, और ये मदद कौन करेगा? नॉलेजेबल अदर। इसको हम बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नॉलेज या तो आपसे ज़्यादा हो या फिर एटलीस्ट उसको वो कंसेप्ट आता हो या वो टास्क आता हो जो आपको नहीं आता है, वो आपको सिखा सकता है, वो आपकी मदद कर सकता है, तो आप अपना पोटेंशियल डेवलप कर पाएंगे। और आजकल के ज़माने में क्या है, इट इज़ नॉट ओनली द टीचर्स एंड द पर्सन, आजकल तो डिजिटल एज है, तो टेक्नोलॉजी और टूल्स भी काम आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख के सीख जाते हैं, नेट पे कंटेंट देख के हम पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली सपोर्ट आजकल सिर्फ और सिर्फ पर्सन का नहीं होता है, टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है। और ये लास्ट जोन, बियॉन्ड माई रीच। हर किसी का एक लेवल होता है जिसके बियॉन्ड वो लर्न नहीं कर सकता है, तो वो जो है वो बियॉन्ड माई रीच में चला जाएगा। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब है एक बच्चा बिना मदद के क्या सीख सकता है, क्या उसे ऑलरेडी आता है, और एक बच्चा मदद के साथ क्या सीख सकता है। सो बेसिकली किसी भी स्टूडेंट का जो एक्चुअल डेवलपमेंट होता है और उसका जो पोटेंशियल डेवलपमेंट हो सकता है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट जो हो चुका है, पोटेंशियल डेवलपमेंट देखना है टीचर को कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है, कितना वो पोटेंशियली डेवलप कर सकता है, और फिर टीचर को जो है हेल्प प्रोवाइड करनी है। अब इसी के साथ एक कंसेप्ट आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग कहाँ से लिया गया है? कंस्ट्रक्शन वर्क से ये वर्ड लिया गया है। आपने देखा होगा कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले नींव होती है,
और नींव वगैरह डालने के लिए भी सपोर्ट लगता है। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब है सपोर्ट, तो वो सपोर्ट, वो नींव कौन है? टीचर है। सो बच्चे को जो चीज़ नहीं आती है उसका पोटेंशियल डेवलप करने के लिए एक टीचर क्या करेगा? स्कैफोल्ड यानी कि सपोर्ट देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टीचर को आइडेंटिफाई करनी है वो ये कि सपोर्ट कब तक दिया जाए और कब हमें ऐसा लगेगा कि बच्चा अब इंडिपेंडेंटली उस काम को कर सकता है। तो याद रखिएगा, जब टीचर बच्चे को किसी पर्टिकुलर टास्क को सिखाने के लिए सपोर्ट देना शुरू करता है, ठीक है, और बच्चा उस टास्क को सीख जाता है, तो सपोर्ट को एकदम से हटा नहीं लेना है, कभी भी नहीं। हमेशा सपोर्ट धीरे धीरे करके वापस लेना है ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए। लेकिन जब टीचर को श्योरिटी हो कि बच्चा अब इंडिपेंडेंटली ये टास्क परफॉर्म कर लेगा, वो इस चीज़ को सीख चुका है, तभी टीचर को अपना जो है सपोर्ट वापस लेना चाहिए है। फिर देखिए, इन्होंने बात करी है एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस की। एलिमेंट्री मतलब वेरी बेसिक, फंडामेंटल मेंटल फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले है कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ अटेंशन, देन सेंसेशन, देन परसेप्शन एंड मेमोरी। ये प्रोसेस बताया है कि कैसे कैसे चीज़ें मेमोरी में फीड होती है। सबसे पहले हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर किसी चीज़ पे हमारी अटेंशन गई और हमारे सेंस ने उसको कैप्चर किया। लेट्स से टीचर बोल रहा है, मेरी उस पर अटेंशन गई, मेरे कानों ने उसको कैप्चर किया, सेंस ने, फिर वो इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में गई, मेरा माइंड उस पर काम करेगा, प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को और उस चीज़ के ऊपर अपना व्यू पॉइंट बनाएगा, अपनी तरीके से इन्फॉर्मेशन को माइंड में ऑर्गेनाइज करेगा और फिर वो चीज़ मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। सो ये बेसिक मेंटल फंक्शंस होते हैं जो कि बच्चे के दिमाग में परफॉर्म हो रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। सॉरी। नेक्स्ट थ्योरी, फ्लैवेल्स थ्योरी ऑन मेटाकॉग्निशन। व्हाट इज मेटाकॉग्निशन? ये वर्ड क्या है? थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग। देखिए, इसका मतलब है थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, अपनी खुद की सोच के बारे में सोचना। क्यों सोचना है अपनी खुद की सोच के बारे में? ये पता लगाने के लिए कि व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ, हमारा माइंड कितना डेवलप कर सकता है, कौन से टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं और उन टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए है। कहते हैं ना सेल्फ इवैल्यूएशन, सो दिस इज अ काइंड ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन। कोई भी स्टूडेंट अपना सेल्फ इवैल्यूएशन इजीली कर सकता है। क्यों करना चाहिए है? सबसे पहले उसको पता होना चाहिए है नॉलेज ऑफ पर्सन वेरिएबल, उसको अपने बारे में नॉलेज होना चाहिए है कि मेरा माइंड किस तरीके की इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस करता है। आई एम गुड एट आर्ट्स और आई एम गुड एट लैंग्वेज, या मेरी मैथ्स ज़्यादा अच्छी है, या मेरे को साइंस में इंटरेस्ट है। किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरा माइंड किस तरीके की इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा। सो खुद की नॉलेज होनी चाहिए है। देन टास्क वेरिएबल, कोई भी स्टूडेंट जो है उसको पता होता है कि वो किस तरीके के टास्क को ईजिली परफॉर्म कर सकता है और किसको नहीं। एंड देन स्ट्रैटेजी, उसको पता होना चाहिए है कि आउट ऑफ द अवेलेबल स्ट्रैटेजीज, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से एक स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन अवेल कर सकता है सॉरी कौन सा ऑप्शन अवेल कर सकता है या किस तरीके की स्ट्रैटेजी को वो इजीली फॉलो कर सकता है नई चीज़ों को सीखने के लिए। सो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ एवेल्यूएशन, जहाँ पे आपको खुद के बारे में, अपनी सोच के बारे में, आपके पोटेंशियल के बारे में, आप कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले तो नॉलेज लेनी है। फिर देखिए, 3 तरीके की स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आपको प्लान करना है। जब आपने खुद के बारे में नॉलेज ले ली, आपको अपने बारे में इंसाइट्स मिल गए दैट व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग एंड व्हाट नॉट, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जब आपको पूरा इंसाइट मिल गया तब आप प्लान कीजिए कि आप किस तरीके से टास्क को परफॉर्म करेंगे। फिर जब आप वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो आप मॉनिटर कीजिए कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। यानी कि एक स्टूडेंट जब कोई नई चीज़ लर्न कर रहा है तो पहले तो वो प्लान करेगा कि मैं किस तरीके से लर्न करूं। फिर जब वो लर्न कर रहा होगा, यहाँ पे लर्न करने का मतलब याद करना बिल्कुल भी नहीं होता, लर्न करने का मतलब है थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ वो उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा होगा। परफॉर्म करते टाइम वो मॉनिटर करेगा कि क्या क्या मिस्टेक्स आ रही हैं और उसके बाद वो रिव्यू करेगा कि टास्क को वो एक्चुअली कंप्लीट कर पाया है या नहीं कर पाया है। प्रॉब्लम्स आई तो वो प्रॉब्लम्स क्यों आई, कैसे उनको करेक्ट किया जा सकता है, इस तरीके का रिव्यू यानी कि इवैल्यूएशन करेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं मेटाकॉग्निशन इज ऑल अबाउट प्लानिंग, ट्रैकिंग एंड असेसिंग योर ओन अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस। खुद की अंडरस्टैंडिंग
खुद की परफॉर्मेंस को लेके उसको प्लान करना, फिर उसको ट्रैक करना यानी कि मॉनिटर करना, फिर उसको असेस करना यानी कि इवैल्यूएट करना। ये है मेटाकॉग्निशन की थ्योरी कि एक लर्नर जो है उसको खुद के बारे में सारे इंसाइट्स होने चाहिए हैं, तब जाके वो सही तरीके से चीज़ों को लर्न कर पाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज इजी, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। रोजेनशाइन्स प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन, रोजेनशाइन ऑथर का नाम है। इन्होंने सिंपली कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं इंस्ट्रक्शन के, जो कि हम सबको पता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो देखिए, सबसे पहले है, जब भी नया लेसन स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले प्रीवियस लर्निंग, बच्चे ने पहले से क्या सीखा हुआ है उसका रिव्यू लीजिए या उसको समरी के रूप में पढ़ा दीजिए। सो कहते क्या है, बार बार हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन दी जाए, पास्ट इन्फॉर्मेशन से लिंक करके दी जाए, तो सबसे पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि वो पास्ट इन्फॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में स्टोर्ड है भी कि नहीं, उसका बेस बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। फिर जब आप नया मटेरियल प्रेजेंट कर रहे हैं तो छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में एक एक करके, कॉग्निटिव लोड बढ़ाना नहीं है, कॉग्निटिव लोड कम करना है। इसीलिए जो भी नया मटेरियल आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में प्रेजेंट कीजिए, एक साथ बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। फिर बच्चों से क्वेश्चंस पूछते रहिए, इससे पता चलता रहता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कितना। फिर मॉडल्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए, ताकि बच्चे जो है वो खुद से एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके, क्यूरियस होके चीज़ों को समझ सके। इससे जो है अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगी, बेहतर तरीके से बच्चों को समझ में आएगा। फिर प्रैक्टिस यूजिंग न्यू मटेरियल। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ तक आपने पढ़ा दिया, आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स, एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे को नई चीज़ पढ़ा दी, उसको समझ में आ गई। अब आप उससे प्रैक्टिस करवाइए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तब तक वो चीज़ परमानेंटली उसके दिमाग में स्टोर नहीं होगी। अगर लेट्स से एक बार उसको समझ में भी आ गई है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कराएंगे परमानेंटली स्टोर नहीं होगी। इसीलिए प्रैक्टिस कराते रहिए, और प्रैक्टिस कराते टाइम आप थोड़ा सा नया मटीरियल भी दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, पुराने मटेरियल को बच्चे रट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2+2 बच्चे ने रट लिया 4 होता है, 4+2 उसे नहीं समझ में आ रहा कि 6 होता है, क्योंकि उसने लॉजिक नहीं लगाया। सो बेसिकली थोड़ा सा नया मटेरियल देके भी प्रैक्टिस कराइए। देन चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसको कितना समझ में आया है। फ्रीक्वेंटली बार बार इस चीज़ को चेक करते रहिए कि उसको कितना समझ में आया है, वो प्रैक्टिस ठीक से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कहीं पे भी अगर एरर आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसको सही कीजिए। इसके बाद आपको हाई सक्सेस रेट मिल सकता है। हाई सक्सेस रेट का मतलब होता है 80%। 80% को एक अच्छा हाई सक्सेस रेट माना जाता है। फिर है प्रोवाइड स्कैफोल्ड्स, यही जो मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में समझाया था। स्कैफोल्ड मतलब सपोर्ट, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट देना। जो काम बच्चा खुद से नहीं कर सकता है उसके लिए बच्चे को सपोर्ट दिया जाना चाहिए है। तो जो डिफ़िकल्ट टास्क है उसके लिए आप बच्चे को सपोर्ट कीजिए। जब वो उस काम को पूरी तरीके से करना सीख जाए तब धीरे धीरे करके सपोर्ट हटाइए और फिर बच्चे से इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करवाइए। और फिर ऐसा नहीं है कि एक बार जो चीज़ सिखाई उसको उसी टाइम सिखाया, रिव्यू किया और भूल गए, नहीं। मंथली और वीकली रिव्यू क्यों करने हैं, ये देखने के लिए, ये इवैल्यूएट करने के लिए कि वो चीज़ जो आपने स्टूडेंट को समझाई है वो लॉन्ग टर्म के लिए उसकी मेमोरी में सेव हुई है या नहीं हुई है। जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, सम्मेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं एंड में, तो पूरे साल का सिलेबस आता है। वो क्यों आता है, जबकि यूनिट टेस्ट भी होते हैं हर महीने या टेस्ट वगैरह भी लिए जाते हैं, स्टिल फाइनल एग्ज़ाम में सब कुछ क्यों आता है, ये चेक करने के लिए कि पूरे साल में जो पढ़ाया था वो बच्चा भूल तो नहीं गया। तो इसीलिए मंथली और वीकली रिव्यूज़ होने चाहिए हैं टू सी कि लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्फॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में स्टोर हो पाई है या नहीं हो पाई है, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक गई या सिर्फ वर्किंग मेमोरी तक लिमिट हो गई। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक चीज़ें जानी चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट थ्योरी। ब्लूम्स डोमेन ऑफ लर्निंग, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन, आसान है ये भी। तो सबसे पहले देखिए सॉरी, ब्लूम्स डोमेन ऑफ लर्निंग, इसमें इसने जो है कैटेगराइज कर दिया है सब चीज़ों को।
और रैंक किया है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल। तो सबसे पहले तो समझो ब्लूम ने 3 डोमेन बताए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। अगर आपको याद हो तो शायद पहले या दूसरे लेक्चर में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। कॉग्निटिव रिलेटेड टू योर माइंड एंड ब्रेन, अफेक्टिव रिलेटेड टू फीलिंग्स, साइकोमोटर रिलेटेड टू बॉडी एक्टिविटीज़, आपकी बॉडी को ट्रेन किया जाता है टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हम कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डोमेन हर वो चीज़ जो आपके दिमाग में हो रही है, आपका माइंड इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन को क्लासीफाई कर दिया है, सब कैटेगरी बना दी है ब्लूम ने। तो देखते हैं ये टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी मतलब अगेन क्लासिफिकेशन कर दिया है, और जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो रैंक के थ्रू किया गया है। यानी कि आप ये देखिए, मैंने एरो बनाया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ सीक्वेंस में है, ऑर्डर में है। तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है, बच्चे को कोई भी इंफॉर्मेशन दी और उसने अपने दिमाग में स्टोर कर ली, दैट इज नॉलेज। समय आने पर उसने रिकॉल कर ली, याद आ गया उसको, नॉलेज। कॉम्प्रीहेंशन वर्ड तब इस्तेमाल होगा जब बच्चा उस चीज़ को थॉरली अच्छे से समझ सकेगा, अंडरस्टैंड कर सकेगा। एप्लीकेशन उससे भी हाई लेवल, समझने से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, जब बच्चा उस चीज़ को प्रैक्टिकली जहाँ ज़रूरत पड़े, नई नई सिचुएशंस में एक्सपेरिमेंट कर सके, अप्लाई कर सके। उससे भी ऊपर एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है डिस्टिंग्विशिंग, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एजुकेशन फिलॉसफीज पढ़ाई, ह्यूमैनिज्म, कनेक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म। बड़े सिमिलर से शब्द लग रहे हैं, कन्फ्यूजन बहुत होगा। तो एनालिसिस, अगर मैं एक का शायद कोई एक पढ़ाती और उसका मतलब पूछती तो आप लोग याद रख लेते, बट मैंने सब पढ़ाई हैं, आपको सब याद रखनी है। और सिर्फ उनके इंडिविजुअल मतलब नहीं याद रखने हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस है वो भी याद रखने हैं, दैट इज एनालिसिस। जब आप चीज़ों को एनालाइज करके उनके बीच के डिफरेंसेस मार्क आउट कर पाए, उनके बीच के डिफरेंसेस निकाल पाए, तब हम कहेंगे कि आपको एनालिसिस करना आ गया। एक एक कंसेप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसको समझना, दैट इज एनालिसिस। और सिंथेसिस क्या है फिर? सिंथेसिस का मतलब है जो भी कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं उनको जोड़ के नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, दैट इज सिंथेसिस। वो एनालिसिस से भी ऊपर है, बिकॉज हेयर यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस सारी इंफॉर्मेशन को, सारे कंसेप्ट्स को जोड़ के आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज सिंथेसिस। लास्ट, इवैल्यूएशन। आपने जो भी नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करी या जो भी नई वैल्यू बनाई, उस चीज़ को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, असेस करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो नई इन्फॉर्मेशन दी या जो नई थ्योरी दी या जो नया प्रिंसिपल डेवलप किया वो किस हद तक सही है, किस हद तक एप्लीकेबल है। सो इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन आया हुआ है टीचिंग, लर्निंग, इवैल्यूएशन में। ये 3 ऑप्शन है, टीचिंग, लर्निंग, इवैल्यूएशन। इसमें से हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी किसमें चाहिए? इवैल्यूएशन में। याद रखिएगा, देख लो, ये जो है एक कॉन्टिन्यूम है, एक प्रकार का रैंकिंग ऑर्डर है, इसमें हाईएस्ट लेवल पे इवैल्यूएशन है। सबसे ज़्यादा एबिलिटी टीचिंग में, लर्निंग में और इवैल्यूएशन में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा एबिलिटी इवैल्यूएशन में चाहिए होती है। फिर देखिए रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। बाद में ब्लूम और इनके साथ जिन ऑथर्स ने काम किया था इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। रिवाइज ये किया, देखिए ये नाउन है, इधर वाले में, लेफ्ट वाले में जो लिखे हुए हैं ये नाउन है, इसको कन्वर्ट कर दिया वर्ब्स में। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि वर्ब्स में सीधे पता चल रहा है एक्शन क्या लेना है। नॉलेज, नॉलेज मतलब रिमेंबर, याद रखनी है चीज़। कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझनी है चीज़। एप्लीकेशन, नई सिचुएशंस में अप्लाई करनी है चीज़। एनालिसिस, चीज़ों को एनालाइज करना है, डिस्टिंग्विश करना सीखना है। सिंथेसिस, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। जो ऊपर के सबसे हाईएस्ट 2 पार्ट्स थे, इवैल्यूएशन और सिंथेसिस, इनको रिवर्स किया गया है नई वाली ब्लूम की टैक्सोनॉमी में। ये देखिए, इवैल्यूएशन फर्स्ट वाली में हाईएस्ट लेवल पे था और रिवाइज्ड वाली में सेकेंड नंबर पे आ गया है। तो ये जो है डिफरेंस है
ब्लूम की ओरिजिनल टैक्सोनॉमी और रिवाइज टैक्सोनॉमी में मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहला डिफरेंस है कि शब्दों का चेंज किया गया है, नाउन से बस वर्ब कर दिया गया है, क्योंकि वर्ब से डायरेक्टली पता चल रहा है एक्शन क्या परफॉर्म करना है, रिमेंबर याद रखना है, या अंडरस्टैंड समझना है, या अप्लाई करना है, या एनालाइज करना है, तो एक्शन बता दिया गया कि करना क्या है। दूसरा, जो टॉप 2 मोस्ट डिफिकल्ट चीज़ें थी उनको एक्सचेंज कर दिया गया, इवैल्यूएशन हाईएस्ट लेवल पे था उसको सेकंड नंबर पे ले आए हैं, और सिंथेसिस जो कि सेकंड नंबर पे था उसको हाईएस्ट लेवल पे ले गए हैं। और सिंथेसिस के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है फिर? क्रिएट, क्योंकि मैंने आपको समझाया था अभी सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स को इंटीग्रेट करके कुछ नई इंफॉर्मेशन, कुछ नई प्रिंसिपल या लॉजिक या थ्योरी, कुछ भी नया क्रिएट करते हैं। सो दैट इज द हाईएस्ट लेवल इन रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। अगर स्पेसिफिकली ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्लूम की रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी का ऑर्डर क्या था, तो हम ओरिजिनल वाली को ही फॉलो करेंगे एग्जाम में। अच्छा, दूसरी चीज़ डिपेंड करता है ऑप्शंस पे भी। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जिसमें सिंथेसिस के बाद इवैल्यूएशन आ रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड होगा। देखिए, कॉमन सेंस अगेन बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं, कॉमन सेंस काम आएगा। आपको अगर लेट्स से ऑर्डर पूछ लिया गया कि रैंक करो कॉग्निटिव डोमेन की कैटेगरीज को, और वहाँ पे ऑप्शन में आप ये जो ऊपर वाले दोनों हैं सबसे लास्ट में देखेंगे, आप अपना आंसर डिपेंड कराएंगे नीचे वाले चारों पे, क्योंकि नीचे वाले चारों जो हैं वो रिवाइज्ड वाले में भी सेम है और पुरानी वाली में भी सेम है। तो इनके बेसिस पे आप जो है आंसर मार्क करके आइएगा, और फिर जो है बाकी डिपेंड करता है, देखिएगा कि भाई सिंथेसिस के बाद इवैल्यूएशन किसी ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं, या इवैल्यूएट के बाद क्रिएट किसी ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं। बट ज़्यादा फोकस नीचे वाले 4 पे रखिएगा अगर एग्जाम में रैंक करने को आ जाए, क्योंकि नीचे वाले 4 दोनों में ही सेम है, पुरानी वाली में भी और नई वाली में भी। अब इसी के अफेक्टिव वाले पार्ट पे आते हैं एंड साइकोमोटर डोमेन पे। ये अभी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ही चल रही है, तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन थे। कॉग्निटिव, अभी हमने जो पार्ट्स पढ़े, जो रैंकिंग करी, वो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की करी। अब हम रैंकिंग करेंगे अफेक्टिव डोमेन की। अफेक्टिव रिलेटेड टू फीलिंग्स, यहाँ पे हम किसी के बिहेवियर को कंडीशन कर रहे हैं, कुछ करना सिखा रहे हैं, कुछ हैबिट्स वगैरह डालने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसमें देखिए सबसे लोअर, ये भी ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है, रैंक करा गया है, तो सबसे नीचे रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब क्या है? आपको लेट्स से किसी के डांस स्किल्स बहुत पसंद आ गए, लेट्स से ऋतिक रोशन के डांस स्किल बहुत पसंद आ गए, तो आपने उसके डांस सेट पे उसके डांस स्किल्स पहले देखे होंगे, कोई सॉन्ग देखा होगा, उसको डांस करते हुए देखा होगा, देन यू आर रिसीविंग। रिस्पॉन्डिंग, आपने उसका डांस देखा, आपको मज़ा आ रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यू आर इंजॉइंग, तो वो आपका रिस्पॉन्स है। रिसीविंग जब आप देख रहे हैं, लेट्स से आप ऋतिक रोशन की डांस परफॉर्मेंस देख रहे हैं एंड यू आर अ डांस लवर, तो यू आर रिसीविंग, ठीक है, आप वो डांस परफॉर्मेंस देख रहे हैं। रिस्पॉन्डिंग, यू आर एंजॉइंग, आपको वो डांस देख के मज़ा आ रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो ये आपका रिस्पॉन्स है। वैल्यूइंग, भाई आप रिस्पेक्ट करने लगे, वाह वाह ऋतिक रोशन तो क्या डांस करता है, भाई हम तो बहुत बड़े फ़ैन हो गए, सो यू स्टार्टेड वैल्यूइंग दैट पर्सन, ठीक है, ये होता है आपकी प्रेफरेंस या आपकी रिस्पेक्ट किसी इंसान के लिए। फिर है ऑर्गेनाइजिंग, मे बी आप भी वो डांस परफॉर्म करना चाहते हैं, यू आर अ डांस लवर, तो आप क्या करेंगे, आपने जो डांस स्किल्स देखे थे ऋतिक रोशन को परफॉर्म करते हुए, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे एंड देन कैरेक्टराइजिंग वो स्किल सेट आप अपने अंदर लेके आएंगे, यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। तो वही डांस जब आप परफॉर्म करने लगे, वो स्किल सेट आपके अंदर आ गया, आपने उस चीज़ को कॉपी किया, दैट इज कैरेक्टराइजिंग। बट ऐसा करने से पहले आपको दिमाग में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, भाई दिमाग में मुझे याद रखना पड़ेगा ना कि वो कौन से स्टेप्स परफॉर्म कर रहा था। सो ये है अफेक्टिव डोमेन। देन नेक्स्ट साइकोमोटर डोमेन, व्हेन यू आर ट्रेनिंग योर बॉडी। अच्छा, एक चीज़ और, ये मत समझ लेना कि मैडम ने डांस का एग्जाम्पल दिया है तो अरे ये तो साइकोमोटर हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन में आपकी हैबिट को चेंज करने की कोशिश करी जाती है, आपके बिहेवियर को कंडीशन करने की कोशिश करी जाती है,
ठीक है। तो जस्ट बिकॉज डांस जो है वो एक बॉडी एक्टिविटी है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा साइकोमोटर डोमेन में ही जाए। यू लव दैट थिंग, आपने डांस क्यों सीखा? क्योंकि आपको जो है डांस से बहुत प्यार है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है उस चीज़ से, तो अफेक्टिव डोमेन में भी आ सकता है वो चीज़, इसीलिए वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। लेट्स से एक टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल ले लो। टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और पोलाइट है, आप उसको हमेशा डिसिप्लिन में क्लास में आते हुए जाते हुए देखते हैं, टीचर 1 मिनट भी लेट नहीं होता है। यू आर रिसीविंग, आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स, आप सेटिस्फाइड हैं कि हमारे टीचर इतने अच्छे हैं कि हमारा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और टाइम से क्लास में आते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स है दैट यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर क्लास। वैल्यूइंग, आपके मन में उन टीचर के प्रति इज्जत हो गई, रिस्पेक्ट हो गई। ऑर्गेनाइजिंग, आपने भी अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया कि ये तो बहुत अच्छी आदत है। कैरेक्टराइजिंग, आपने भी वो आदत अपने अंदर डाल ली, दैट इज कैरेक्टराइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट सब कैटेगरीज पे बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की। व्हेन यू आर ट्रेनिंग योर बॉडी टू डू समथिंग, तो इसमें देखिए क्या होता है। पहले तो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स क्या होते हैं? जो स्पॉन्टेनियसली निकल के आते हैं। मुझे ठंड लग रही है, आई एम शिवरिंग, तो शिवर ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है, जानबूझ के नहीं करता है। ठंड लगती है तो आदमी अपने आप शिवर करने लगता है। ठीक है, आइस ब्लिंक होती है, क्या मैं इस पूरे लेक्चर में ऐसे देख के पढ़ा सकती हूँ घूर घूर के? नहीं, आइस तो ब्लिंक होंगी, दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। तो ये होते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, स्पॉन्टेनियस, हमारी बॉडी ये करती है। फंडामेंटल मूवमेंट्स, फंडामेंटल होते हैं बेसिक मूवमेंट्स। जब छोटा होता है बच्चा, उसको खाना खाना सिखाया जाता है, उसको जो है धीरे धीरे करके चलना सिखाया जाता है। ये फंडामेंटल बेसिक मूवमेंट्स है जो बचपन में सिखाए जाते हैं। परसेप्चुअल एबिलिटी, इसका क्या लेना देना भाई मूवमेंट से? बहुत लेना देना है। परसेप्चुअल एबिलिटीज़, किसी के मूवमेंट्स को देख के चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेना। कोई कोई लोग होते हैं सामने वाले को देख के समझ लेते हैं, कहते हैं ना कि सामने वाले की चाल देख के हमने समझ लिया कितना चालू इंसान है। तो यहाँ पे उनकी परसेप्चुअल एबिलिटी काम आ रही है। वो दूसरे के मूवमेंट्स को देख के, दूसरे के बॉडी मूवमेंट्स को देख के, दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को देख के परसेप्शन बनाना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं कि वो इंसान किस प्रकार का होगा। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं, आपने सुना होगा जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हायर करते हैं। और ये जो ब्रिटेन की क्वीन वगैरह हैं, इनकी जो फैमिली है, इनके बारे में बहुत बार न्यूज़ आती हैं कि ये किस तरीके से खड़ी थी, इनका पोस्चर क्या था, इनका जेस्चर क्या था, उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं वो न्यूज़ निकाल देते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं कि वो इस तरीके से खड़ी थी तो इसका मतलब ये था, उन्होंने पर्स अपना इस डायरेक्शन में हिलाया तो इसका मतलब था कि सिक्योरिटी गार्ड आ जाए। तो ये है परसेप्चुअल एबिलिटीज़, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट होना, किसी की बॉडी लैंग्वेज को रीड करना आना। नेक्स्ट फिजिकल एबिलिटीज़, अब देखिए किसी में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कोई बहुत ज़्यादा वजन उठा लेता है नहीं थकता, किसी में पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, कोई लंबे समय तक खड़ा रह सकता है, कोई लंबे समय तक चल सकता है। ये सब फिजिकल एबिलिटी हैं जो हर इंसान की अलग अलग होती हैं। स्किल्ड मूवमेंट्स, आप स्किल्ड तब होते हैं किसी चीज़ में जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन, कोई जिम्नास्ट है, कोई एथलीट है, कोई रेसर है, तो ये लोग बार बार प्रैक्टिस करके किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में स्किल्ड हो जाते हैं। जो पर्सन रेसिंग करता है वो भागने में, भाई उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है भागने की, जब उसने बार बार प्रैक्टिस करी तब वो स्किल्ड हुआ है। एंड नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स बेस्ड ओनली ऑन योर बॉडी एक्टिविटीज। लोगों को कोई भी चीज़ समझाना सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, सिर्फ अपने पोस्चर से, अपने जेस्चर से, उसको हम बोलेंगे नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। आपने शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा जो है निकल के उभर के आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फेशियल एक्सप्रेशंस हमेशा सेम रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके एक्सप्रेशंस बहुत लाउड होते हैं। तो वहाँ पे एक्सप्रेशन लाउड होने का मतलब ये नहीं एक्सप्रेशन बोलते हैं, नहीं, मतलब उनके एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं, इतना कि सामने वाले का फोकस उनके एक्सप्रेशंस पे जाएगा ही जाएगा। सो दैट इज़ नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, जब आप बिना शब्दों के अपने एक्सप्रेशन से बोल सकते हैं बट विदाउट वर्ड्स, सामने वाले को चीज़ समझा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये साइकोमोटर डोमेन का ही पार्ट है कि अगर हमें स्किल्ड होना है
किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम इमिटेट करते हैं भाई, किसी भी मूवमेंट को सीखने के लिए सबसे पहले तो हम उस मूवमेंट को कॉपी करेंगे। फिर मैनिपुलेशन, हम अपने तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से कोई जिमनास्ट है, उसको कोई दूसरा जिमनास्ट बहुत पसंद है, तो उसने उसके बेसिक मूवमेंट को इमिटेट किया, कॉपी किया, बट वो उसमें अपना एक्सपेरिमेंटेशन अप्लाई कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता है। फिर है प्रिसिशन, जब बार बार एक एक्टिविटी को आप परफॉर्म करेंगे तो प्रिसिशन, एक्यूरेसी से करना सीख जाएंगे। तो प्रिसिशन इज एक्यूरेसी, किसी भी मूवमेंट को एक्यूरेटली करना सीखना। देन नेक्स्ट वी हैव आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब है अचीविंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी। जिस एफिशिएंसी लेवल तक आप पहुंचना चाहते थे, जितनी स्किल्ड तरीके से आप वो मूवमेंट करना चाहते थे, बार बार प्रैक्टिस करके आपने वो डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी हासिल कर लिया। एंड द लास्ट वन, नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि अब वो चीज़ आपकी बॉडी में इंटीग्रेट हो चुकी है, आपको उस पर्टिकुलर मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एट ईज़ आराम से उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम एक ही चीज़ को, एक ही मूवमेंट को लेट से 10 साल से कोई आदमी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसका पार्ट बन जाएगी, उसको आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे उस चीज़ को करने के लिए। सो दैट इज नेचुरलाइजेशन। सो दिस इज द ब्लूम्स थ्योरी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। ब्लूम की थ्योरी खत्म है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, ये एग्जैक्टली ब्लूम की थ्योरी का पार्ट नहीं है, बट हाँ इसको हम यहीं पे पढ़ेंगे। मेमोरी का क्लासिफिकेशन, एक होती है इमीडिएट मेमोरी, जब तुरंत हमसे कोई चीज़ पूछी जाए, अभी मैंने याद करी और अभी किसी ने मुझसे पूछ ली, मुझे याद आ गई, दैट इज इमीडिएट मेमोरी में है वो चीज़। परमानेंट मेमोरी, मैंने 10 साल पहले कोई चीज़ पढ़ी थी, 10 साल बाद किसी ने मुझसे पूछ लिया और मुझे वो याद आ गई, तो यानी कि वो मेरी परमानेंट मेमोरी में सेव्ड है। पर्सनल मेमोरी, वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है, तो कोई हमसे पूछेगा तो हमको हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस याद आ जाएगा। और इम्पर्सनल मेमोरी, जिसमें हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है सॉरी, वो इन्फॉर्मेशन किसी टेक्स्ट बुक से या किसी न्यूज़पेपर से या किसी मैगजीन से या टीवी से या किसी भी और सोर्स से हमारे दिमाग में स्टोर्ड है। देन सॉरी, एक्टिव मेमोरी एंड पैसिव मेमोरी। सॉरी अगेन, पैसिव मेमोरी, वो इन्फॉर्मेशन जो आपको याद आ जाती है बिना कोई एफर्ट लगाए हुए। नाम पूछ लो किसी का, बर्थडे डेट पूछ लो, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, तो वो होती है पैसिव मेमोरी, बिना एफर्ट के जो चीज़ आपको तुरंत याद आ जाए। एक्टिव मेमोरी, एफर्ट लगाने पड़े, एग्जाम में सोचते हैं 1-1 घंटा बैठ के क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, दैट इज एक्टिव मेमोरी, जहाँ आपको एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं किसी चीज़ को सोचने के लिए, किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए। मैकेनिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी, जब आपकी बॉडी को आदत हो जाए कोई भी एक्ट परफॉर्म करने की, दैट इज फिजिकल मेमोरी और मैकेनिकल मेमोरी। लेट्स से कोई पर्सन सुबह उठा, उसकी आदत है नहा धो के सबसे पहले सूर्य नमस्कार करना, तो वो जो सूर्य नमस्कार है वो उसकी पार्ट बन चुका है उसकी मेमोरी का। अपने आप जैसे ही वो जो है तैयार होके आएगा, रेडी होके आएगा, सबसे पहले उसके हाथ जो है ऐसे जुड़ जाएंगे पूजा करने के लिए या सूर्य नमस्कार करने के लिए, तो दैट इज फिजिकल मेमोरी। रोट मेमोरी, रटना बिना समझे हुए, वो इन्फॉर्मेशन जो दिमाग में स्टोर्ड तो है, समझ में नहीं आई हुई है। सॉरी। एंड लॉजिकल मेमोरी, सही तरीके से चीज़ों को समझ के लॉजिक लगा के दिमाग में स्टोर करना, दैट इज लॉजिकल मेमोरी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थ्योरी, गैगनेस कंडीशंस ऑफ लर्निंग। गैगने और ब्रिग्स, ये भी 2 ऑथर हैं, इन्होंने ये 5 कंडीशन दी हैं लर्निंग की, और एक्चुअली हमने इससे जस्ट पहले जो ब्लूम की थ्योरी पढ़ी थी, बेंजामिन ब्लूम की थ्योरी में 3 डोमेन थे, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, ये उन्हीं से लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव रिलेटेड टू फीलिंग्स, बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज किया जाता है, हैबिट्स चेंज करी जाती हैं। सो गैगने ने एक कंडीशन दी है, क्या, एटीट्यूड। सो किसी का एटीट्यूड चेंज करना, दैट इज पार्ट ऑफ अफेक्टिव डोमेन। मोटर स्किल्स, आपकी बॉडी को ट्रेन करना, दैट इज पार्ट ऑफ साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव रिलेटेड टू माइंड, माइंड में 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो वर्बल इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन वर्ड्स के थ्रू आपके दिमाग में स्टोर्ड है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स,
इंटेलेक्चुअल स्किल्स का मतलब है जब आप उस इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करेंगे और समझ के स्टोर करेंगे, और कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी का मतलब है जब उस इंफॉर्मेशन को आप अपने माइंड में प्रोसेस करके न्यू मीनिंग निकाल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। वर्बल इंफॉर्मेशन, वर्बल का मतलब सिर्फ ओरल से नहीं है यहाँ पे, वर्बल का मतलब है यहाँ पे वर्ड से, चाहे रिटन में वर्ड्स हो चाहे ओरली बोल के आपको कोई चीज़ बताई जा रही हो। सो वर्ड्स को अपने दिमाग में स्टोर करना, वर्बल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, वर्ड्स के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर्ड है। इंटेलेक्चुअल स्किल यानी कि जब आपने उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने से पहले समझा है, दिमाग का इस्तेमाल किया, उसको कॉम्प्रिहेंड किया, उसको समझा। कॉग्निटिव, जब आपने सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को समझा नहीं सॉरी, आपने उस इंफॉर्मेशन को पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट किया और उससे और उससे न्यू मीनिंग क्रिएट करे, देन दैट इज कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी। तो ये जो 3 कंडीशन है, ऑब्वियस सी बात है ये तीनों कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइंड यूज में आ रहा है। फिर देखिए, रॉबर्ट गैग्ने ने हायरार्की ऑफ लर्निंग भी दी है। हायरार्की ऑब्वियसली जो चीज़ सीक्वेंस में हो, तो लोएस्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं नीचे से, विच इज़ सिग्नल लर्निंग, दिस इज़ द लोएस्ट लेवल। मैं आपको एग्जांपल्स देती जाऊंगी हर स्टेज पे, आप इसको समझिएगा। लेट्स से बच्चा बहुत छोटा है, सबसे पहले कैसे समझता है? सिग्नल्स के थ्रू, इशारे के थ्रू। जब बच्चा छोटा होता है, बोल नहीं पाता है, उसको अपनी कोई बात समझानी है या पेरेंट्स को उसको कोई बात समझानी है, तो वो सिग्नल्स के थ्रू जो है चीज़ें लर्न करना सीखते हैं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो दोबारा से वो एग्जाम्पल ले लो, ट्रैफिक लाइट वाला। रेड का मतलब है रुक जाओ, ग्रीन का मतलब है चलने लगो। वहाँ पे भी एक प्रकार का सिंबल है, सिग्नल है, उसके थ्रू बच्चा सीख रहा है। फिर है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस का मतलब है कोई एक्सटर्नल चीज़, कोई एक्सटर्नल फैक्टर प्रोवाइड करना। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, 5-6 क्लास, 5-6 साल के होते हैं और 1st-2nd क्लास के होते हैं, मन लगता है क्या पढ़ाई में? ज़्यादा मन नहीं लगता है। और भी थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, ज़्यादा मन नहीं लगता है पढ़ाई में तो उनको ना लालच देना पड़ता है कि अच्छा टेस्ट में जिसके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे तो मम्मी पापा टॉय दिला देंगे, या स्कूल में टीचर जो है टॉफ़ी दे देगा, चॉकलेट दे देगा। तो ये टॉफ़ी चॉकलेट क्या है? स्टिमुलस। और उस स्टिमुलस के लालच में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ये है उसका रिस्पॉन्स। तो ये है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। जब आप बच्चे को कुछ एक्सटर्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, तब वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है कि वो लर्न कर रहा है या पढ़ रहा है। फिर है साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग। इसको हम चेन लर्निंग भी बोल सकते हैं। इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों को अगर याद हो तो स्कूल में क्या करते थे कि जब मे आई कम इन पूछना हो तो दरवाजे पे आके खड़े हो जाते थे क्लास के और हाथ आगे कर लेते थे, ऐसे हॉरिजॉन्टली हाथ ऐसे आगे कर लेते थे। एक बात बताओ, क्या हाथ आगे करने का मतलब ये होता है मे आई कम इन? कभी टीचर ने आपको बोला कि बेटा हाथ आगे करना ज़रूरी है? सिर्फ मुंह से बोलना भी ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है कि हम ऐसे करें, लेकिन हमने अपने सीनियर्स को करते हुए देखा, हमने अपने क्लासमेट्स को करते हुए देखा। तो सारी क्लासेस, मतलब हम लोग भी अपने टाइम पे यही करते थे, ऐसे हाथ आगे करके खड़े हो जाते थे। मुंह से नहीं बोलेंगे मे आई कम इन, हाथ आगे करके खड़े हो जाएंगे। तो इस चीज़ का अपने आप एक मतलब बनता चला गया कि मे आई कम इन। और ये चेन लर्निंग थी, क्योंकि दूसरों को देख देख के हर आने वाली क्लास ये चीज़ सीखती जा रही थी। सो बेसिकली दिस इज साइकोमोटर कनेक्शन। आपकी बॉडी ने एक पर्टिकुलर एक्ट करना सीख लिया दूसरों को देख देख के, तो ये साइकोमोटर कनेक्शन भी हुआ और चेन लर्निंग भी हुई। देन वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। जल्दी बताओ, धा से पहले क्या आता है, ना के बाद क्या आता है? याद नहीं आएगा एकदम से। हमें आता है काखा गाघा, लेकिन अगर एकदम से रैंडमली कोई लेटर आज भी आपसे पूछ लिया जाए, बताओ इसके बाद क्या आता है, इसके पहले क्या आता है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। सो दिस इज़ वर्बल एसोसिएशन। कभी ऐसे देखा है बच्चे को सिखाते हैं बेटा एम के बाद एन आता है, जेड से पहले वाई आता है? नहीं, पूरा सिखाते हैं ABCDEFG। तो यहाँ पे बच्चा एक लेटर को दूसरे लेटर से एसोसिएट करके जोड़ के याद कर रहा है। दिस इज वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। एक लेटर को दूसरे लेटर से जोड़ के वो सीखता है। तो जो लैंग्वेजेस होती है, लैंग्वेजेस के जो लेटर्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो इस तरीके से सिखाए जाते हैं। फिर और हाई लेवल पे आते हैं डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। जब बच्चे को डिफरेंस करना सिखाया जाता है। आपने देखा होगा 5th-6th क्लास के बच्चे हैं, 7th-8th क्लास के बच्चे हैं, टीचर टेबल बना के, अगर टीचर ने 2 टॉपिक बताए हैं, पढ़ाए हैं, तो टीचर टेबल बनवा के उनके बीच का डिफरेंस लिखवाता है।
बच्चे खुद से डिफरेंस निकालना नहीं सीख पाते हैं। सो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जहाँ पर टीचर डिफरेंस निकालना सिखा रहा है, और उससे भी हाई लेवल कंसेप्ट लर्निंग, जब बच्चे इस लेवल पे आ गए हैं कि वो कंसेप्ट को इतनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वो अपने आप दो कंसेप्ट्स के बीच का डिफरेंस निकालना सीख जाते हैं। टीचर को हर एक चीज़ के बीच का डिफरेंस सिखाना ज़रूरी नहीं है। बच्चों को कंसेप्ट समझ में आया, वो अपने आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल लर्निंग, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स को ज्वाइन करके बड़े बड़े प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो एक कंसेप्ट समझना और दिमाग में स्टोर करना आसान है। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड सीख लिया, लेकिन जब इक्विलिब्रियम पढ़ना है तो लॉ ऑफ डिमांड भी आना चाहिए, लॉ ऑफ सप्लाई भी आना चाहिए, एक्सेप्शंस भी पता होने चाहिए हैं। वो है प्रिंसिपल लर्निंग, जब बहुत सारे कंसेप्ट्स को ज्वाइन करके पढ़ा दिया गया। एंड द हाईएस्ट लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जब बच्चा इस लेवल पे इंडिपेंडेंट हो गया है कि आप उसको जो है टास्क दे सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स दे सकते हैं जिसको वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करे, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, और एक बार ये क्वेश्चन आया था विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। सो आप देख सकते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। बट अगेन, अब मैं आपको बता दूं, मैंने हमेशा बोला ऑप्शंस पे डिपेंड करता है टीचिंग एप्टीट्यूड में आंसर। लेट्स से आपके पास भी ये क्वेश्चन आ गया विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, और ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रिंसिपल, कंसेप्ट, डिस्क्रिमिनेशन, तो आप आंसर करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के साथ अगर एक और ऑप्शन आ गया रिफ्लेक्स लर्निंग, तब आपका आंसर हो जाना चाहिए रिफ्लेक्स लर्निंग। क्यों? याद करिए रिफ्लेक्स लर्निंग क्या था, जब वो चीज़ जो सिखाई गई है वो बच्चों के बिहेवियर में दिखने लगे, बच्चे उसको अप्लाई करना सीख जाएं, तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी ऊपर हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चे इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख रहे हैं। रिफ्लेक्स लर्निंग में वो चीज़ बच्चे के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रही है, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, टीचिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ ऑप्शन आ गया रिफ्लेक्स लर्निंग, तो फिर आप रिफ्लेक्स लर्निंग पे टिक करेंगे। बट अगर रिफ्लेक्स लर्निंग नहीं है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग इज़ द हाईएस्ट लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी बनाई गई है, ये जो ऊपर वाले चार हैं इनको कॉग्निटिव एस्पेक्ट बोला गया है, यहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगना है, और ये जो नीचे वाले चार हैं मोर ऑफ बिहेवियरल एस्पेक्ट। बचपन में छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि ज़्यादातर बिहेवियर से रिलेटेड होती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, गैगने की थ्योरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, नेक्स्ट भी गैगने के ही हैं, 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग, बट दिस इज अगेन इजी, आसान है। गैगने इज 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग। गैगने ने बोला है दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट, एक तो ये कि इन्होंने जो कंडीशंस बताई जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी, इन्होंने बोला है कि भाई ऊपर वाली कंडीशन ऑफ लर्निंग पे आप तब जा सकते हैं जब लोअर कंडीशन पूरी हो। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चे को तब आएगी जब उसको प्रिंसिपल समझ में आएंगे, प्रिंसिपल उसको तब समझ में आएंगे जब उसको कंसेप्ट समझना आ जाएगा। सो कहने का मतलब ये है हायर ऑर्डर लर्निंग से पहले लोअर लेवल लर्निंग होना ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट थिंग, गैगने ने ये 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग बताए हैं, और उसने बोला है इससे टीचर्स को बहुत आसानी होगी लेसन प्लान बनाने में। इसका इस्तेमाल होगा लेसन प्लान, जब कोई टीचर बनाएगा तो उसको पता हो कि किस तरीके से कंटेंट को बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है ताकि लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो सके। तो देखिए किस तरीके से लेसन प्लान बनाना चाहिए। सबसे पहले गेन अटेंशन, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी लाओ, उनको बताओ क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, उनको क्यूरियस करो उसके बारे में। फिर स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव बताओ कि ये टॉपिक टीचर क्यों पढ़ाना चाहता है, और ये टॉपिक आगे चल के बच्चों को कहाँ पे काम आएगा, कहाँ यूज़ कर सकेंगे वो इसको। फिर है स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड पहले भी बच्चों ने कुछ पढ़ा हुआ है तो एक बार उसकी समरी वगैरह उनको दे दीजिए या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लीजिए। फिर उसके बाद नया कंटेंट उनके सामने प्रेजेंट कीजिए, उसके बाद उनको गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाया और छोड़ दिया, उनको बताइए भी कि किस तरीके से घर पे जाके वो रिवाइज कर सकते हैं, या कैसे उनको जो है पढ़ना है, या फिर जो है कौन कौन से सोर्सेस से वो और बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हैं। फिर एलिसिट परफॉर्मेंस, यानी कि उनसे क्लास में प्रैक्टिस करवा के देखिए उन चीज़ों को। फीडबैक प्रोवाइड कीजिए, जब बच्चों ने परफॉर्म किया तो उनको फीडबैक दीजिए कि उन्होंने कहाँ पर गलती करी और उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। फिर फाइनली उनकी परफॉर्मेंस को असेस कीजिए, और लास्ट में इन्हांस रिटेंशन,
हर वो तरीका अपनाइए। जैसे कि परफॉर्मेंस को असेस करने के बाद हमें पता लगा कि अभी अच्छी तरीके से बच्चों की परमानेंट मेमोरी में ये चीज़ सेव नहीं हुई है। बच्चों को आ तो गया है करना, लेकिन वो बीच बीच में अभी उनको प्रॉब्लम भी है इस टॉपिक में। सो उन्हें तरीके बताइए किस तरीके से वो ज़्यादा लंबे समय तक इस चीज़ को याद कर पाएंगे, कैसे बेटर तरीके से रिटेन कर पाएंगे, और फिर फाइनली उनको ट्रांसफ़र टू द जॉब। ट्रांसफ़र टू द जॉब का मतलब है कि जब बच्चा उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाए, टीचर को श्योरिटी हो जाए कि वो उस स्किल को परफॉर्म कर लेगा या वो चीज़ उसको आ गई है, तब उससे रिलेटेड जो भी काम हो वो आप उसको इंडिपेंडेंटली करने के लिए दे सकते हैं। तो ये जो पूरे के पूरे 9 इंस्ट्रक्शंस हैं, ये एक तरीके का लेसन प्लान है कि किस तरीके से किसी भी टीचर को कोई नया कंटेंट बच्चों को पढ़ाना चाहिए है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। ब्रूनर्स 3 modes of representation of spiral curriculum। ब्रूनर ऑथर का नाम है। व्हाट इज स्पाइरल करिकुलम? ये आप देखिए यहाँ पे शेप्स बनी हुई है, राउंड 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 राउंड, ये स्पाइरल है। तो करिकुलम कैसे स्पाइरल हो? बहुत छोटी सी चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ये नई लर्निंग पुरानी लर्निंग पर बेस्ड है। अगर पुरानी लर्निंग ही ठीक नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, तो नई लर्निंग जो है वो भी बच्चे को ठीक तरीके से स्टोर नहीं होगी उसकी मेमोरी में। आप ये देखिए, एक एग्जांपल है, बच्चा 8th क्लास की मैथ्स तभी सीख पाएगा जब 7th क्लास की आती होगी, 9th की तब सीख पाएगा जब 8th की आती होगी, और 10th की तब सीख पाएगा जब 9th की मैथ्स आती होगी। कनेक्टेड है। कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल देखिए बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे रैंडम पॉइंट्स लिए गए हैं कि लेट्स से कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 9.99 था, फिर नेक्स्ट क्लास में 10.01 हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में 10.99 हो गया। सो कहने का मतलब ये है, जब बच्चा हायर क्लासेस में आता है तो जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो बढ़ता जाता है। सब्जेक्ट सेम है, साइंस पढ़ाई जा रही है, मैथ्स पढ़ाई जा रही है, 5th to 10th हर क्लास में पढ़ाई जा रही है, लेकिन लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो आप नया जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है उसमें मास्टरी तब गेन कर पाएंगे जब पुरानी क्लास का आपको अच्छी तरीके से आता होगा। सो यही है स्पाइरल करिकुलम कि न्यू कंटेंट जो प्रेजेंट किया जाता है, उस न्यू कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए पुराना जो कंटेंट है उसका रिवीजन होना, उस पर मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके नए कंटेंट पे भी मास्टरी हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। एक चीज़ और, इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। 11th क्लास में भी एक कॉमर्स का स्टूडेंट, मैनेजमेंट का स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ता है, 12th में भी पढ़ता है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में भी पढ़ता है, लॉ ऑफ डिमांड हर जगह पढ़ता है, इक्विलिब्रियम हर जगह पढ़ता है, लेकिन जिस डीपनेस में वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है वो डीपनेस और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है। 11th में बेसिक्स पढ़ेगा, 12th में थोड़ा हाई लेवल, उसके बाद कॉलेज में जाके एक्सेप्शन से लेके सारे कंसेप्ट्स को कंबाइन करके बड़े बड़े प्रिंसिपल्स पढ़ेगा। सो द डीपनेस ऑफ द टॉपिक एंड द डिफ़िकल्टी लेवल इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। सो इसी वजह से जो पुराना बेस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए है, और पुराने बेस के अकॉर्डिंग ही नया करिकुलम डिज़ाइन किया जाना चाहिए है। ये है स्पाइरल करिकुलम की थ्योरी। फिर इसमें इन्होंने 3 मोड्स बताए हैं रिप्रेजेंटेशन के कि किस तरीके से कंटेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहला, जब बच्चा 1 साल तक का बच्चा है तो इनएक्टिव, भाई 1 साल तक का बच्चा है, ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल एक्शन के थ्रू ही आप उससे बातचीत कर सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं। 1 से 6 साल का बच्चा है आइकॉनिक, विजुअल इमेजेस ज़्यादा काम आती हैं ऐसे बच्चों के लिए। भाई उनको जो है कार्टून्स वगैरह दिखा दो, कार्टून मूवीज़ दिखा दो, या फिर प्रेजेंटेशंस वगैरह दिखा दो, एनिमेटेड चीज़ें दिखा दो, तब जाके वो ज़्यादा अच्छी तरीके से रिटेन कर पाएंगे चीज़ों को। फिर जब बच्चा +7 ईयर्स का हो जाएगा तब आप वर्ड्स और सिम्बल्स को यूज़ कर सकते हैं। 1 से 6 साल तक भी बच्चों को सारे वर्ड्स की नॉलेज नहीं होती है। वो 3 साल तक की उम्र में पूरे पूरे सेंटेंसेस तो बोलना सीख जाते हैं, लेकिन सबका मतलब उनको पता नहीं होता है। तो 7 ईयर्स तक पहुँचते पहुँचते जो है बच्चे को लगभग सारे वर्ड्स का, अब यहाँ पे वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनकी नॉलेज हो जाएगी, नहीं, बेसिक बातचीत, एटलीस्ट बातचीत के जो पूरे वर्ड्स हैं उनका मतलब वो समझने लगते हैं। तो फिर 7+ के बाद आप जो है वर्ड्स और सिम्बल्स का इस्तेमाल करके बच्चों को नए नए एक्सपीरियंस और चीज़ें जो है वो सिखा सकते हैं। So this was the theory of spiral curriculum. Moving on to next slide and the last theory, Maslow's hierarchy of needs। ये हम सब ने पढ़ी होगी at some point of time, और हम लोगों को पता है। मैस्लो नाम का ऑथर है अब्राहम मैस्लो, उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दी हैं।
ठीक है, यहाँ पर इन नीड्स को हम स्पेसिफिकली टीचिंग और लर्निंग के कंटेंट में पढ़ेंगे। सबसे बेसिक होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, बट यहाँ पर एजुकेशन में रोटी कपड़ा मकान इसका मतलब नहीं है। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब है कि बच्चे की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करके उसे पढ़ने बैठाओ। एक बच्चा है, उसको बहुत ठंड लग रही है, या क्लास में पंखे नहीं चल रहे, बहुत गर्मी लग रही है, या वो घर से खाना खा के नहीं आया, उसको भूख लग रही है, तो उसका दिमाग लगेगा ही नहीं पढ़ाई में। सो बेसिकली उसकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, यानी कि एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट, एक एटमॉस्फेयर जो है उसका, वो अच्छा होए। फिर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चा डरा हुआ बैठा है, आज तो टीचर मारेगा, ये टीचर बहुत खड़ूस है। सो बेसिकली उस केस में क्या होगा, बच्चा जो है ठीक से टीचर जो बोल रहा होगा उसको सुन और समझ नहीं पाएगा, क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा, बहुत डर डर के सहमा सहमा बैठा रहेगा। सो बच्चे को सिक्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए क्लास में कि अगर मैं कुछ गलत बोल भी दूंगा या मैं कुछ गलत पूछ भी लूँगा तो मेरा टीचर मुझे मारेगा या डांटेगा नहीं, वो प्यार से एक्सप्लेन कर देगा। तो एक सिक्योरिटी की फीलिंग होनी चाहिए। देन लव एंड बिलोंगिंगनेस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चों को टीज करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे केस में वो बेचारे जो दूसरे बच्चे होते हैं बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, शाय हो जाते हैं, क्लास में अलग बैठते हैं, कटे कटे रहने लगते हैं। नाउ दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ऐसे केस में उनका मन ही नहीं लगेगा क्लास में। और जहाँ पे बहुत दोस्ती यारी होती है वहाँ पे तो भैया बारिश हो जाए कितनी भी, स्कूल तो जाके रहेंगे, छुट्टी नहीं चाहिए, संडे को भी भगवान करे स्कूल खोल दो, ऐसी हालत होती है। क्यों? दोस्तों से मिलेंगे। सो बेसिकली जहाँ पर लोग आपकी इज्जत करें, आपको प्यार दें, उस जगह पर रहने का मन करता है। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए है जहाँ पे आपके फ्रेंड्स हों और जहाँ पर ऐसे लोग हों जो आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी केयर करें। एस्टीम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे को लगना चाहिए कि हाँ भाई इस क्लास में बैठ के मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा है और ये चीज़ें फ्यूचर में प्रोडक्टिव नहीं होंगी, हमारे काम में नहीं आएंगी। बच्चे अपने आप से परसेप्शन बना लेते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो उतना ही सीखते हैं, उतना ही सुनते हैं। सो इसीलिए क्लास में पहले बच्चों को बताना चाहिए है कि जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो किस तरीके से उनके लिए वैल्यूएबल है। एंड द लास्ट वन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि जो क्लास का लर्निंग एनवायरनमेंट है, क्या उससे बच्चे के पोटेंशियल डेवलपमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ इनबिल्ट काबिलियत होती है, कुछ ना कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है। तो क्या जो पढ़ाई क्लास में चल रही है, जो लर्निंग एनवायरनमेंट, जो लर्निंग एटमॉस्फेयर उसको मिल रहा है, उसके थ्रू बच्चा अपना पोटेंशियल डेवलप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसको लगना चाहिए कि हाँ मेरा पोटेंशियल डेवलप हो सकता है, माई टीचर इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग, माई क्लास इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ये इन्वायरमेंट ऐसा उसको लगना चाहिए जहाँ पे उसे लगे कि हाँ मैं अपना पोटेंशियल डेवलप कर सकता हूँ, और टीचर को बार बार ये चीज़ बच्चे को रियलाइज़ करानी चाहिए, फील करानी चाहिए है। सो कहने का मतलब ओवरऑल ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है मैस्लो की हायरार्की, बट इसमें कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चे के लिए जो क्लास का इन्वायरमेंट है वो कंड्यूसिव होना चाहिए है, ना ही वो डरा हुआ हो, उसकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो, उसको जो है लव एंड बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आए, यानी कि उसके अच्छी फ्रेंडशिप वगैरह भी होनी चाहिए क्लास में, प्लस जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसको फील हो कि वो इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं उसका पोटेंशियल डेवलप करने में ये सारी चीज़ें, ये सारी लर्निंग, ये सारी पढ़ाई स्टडी काम आएगी, तब जाके वो अच्छे से खुद से जो है लर्न करेगा, ग्रो करेगा क्लास में। सो ये थी 10 थ्योरीज। आई नो डिफ़िकल्ट है, आप लोगों का भी दिमाग थक गया होगा सुनते सुनते। 10 और है, वो नेक्स्ट लेक्चर में। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जब आप नोट्स में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिफ़िकल्ट लगेगी, बट इन थ्योरीज़ के लिए अगर आप नोट्स नहीं भी पढ़ते हैं तो भी मैंने जितना पढ़ाया है दैट इज़ मोर देन इनफ। लेक्चर को सुन लो 4 बार, 2 बार तो सुनना ही पड़ेगा, आप लोगों के लिए नई थ्योरीज़ हैं। तो बार बार अगर आपसे नोट्स रीड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आप लेक्चर को भी 2 बार सुन लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल जो हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाती हूँ भाई, किस किस चीज़ से क्वेश्चन आने हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ। और ऑब्वियस सी बात है जो नोट्स हैं वहाँ पे रीड करके गलत इंटरप्रिटेशन मत निकालिएगा। ये सॉरी, ये सबसे बड़ी कमी होती है कि कई बार आप लोग नोट्स रीड करके अपने मन से गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, वो नहीं करना है। तो अगर आप लोग नोट्स नहीं भी रीड करते हैं फॉर दीज थ्योरीज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेक्चर 4 बार सुन लेना बस। थैंक यू।